राइट नाउ व्हाट वी कैन क्रिएट नेटवर्क इन क्लाउड। अगर आपसे कोई पूछता है कि नेटवर्क बनाना हो तो क्लाउड में कैसे बनेगा, यू नो। स्टोरेज के बारे में अगर आपसे कोई डिस्कस करता है, स्टोरेज के टाइप्स, स्टोरेज कौन से होते हैं, क्या होते हैं, क्यों होते हैं, किसका पर्पस, किस सब किसके लिए है, कौन सा सस्ता, कौन सा महंगा, किस लेयर के लिए कौन सा स्टोरेज, यू कैन आंसर इट, यू कैन हैंडल इट, यू कैन ऑपरेट इट। ठीक है। सो नेटवर्क स्टोरेज जो चीज है वो आप कर चुके हो, राइट। इसमें आपने सिक्योरिटी का भी पोर्टफोलियो देख लिया कि क्या क्या चीजें सिक्योरिटी लेयर पे हैं, कैसे यूजर बनेगा, कैसे यूजर डिलीट होगा, क्या परमिशन, क्या एक्सेस, क्या रोल्स, क्या सिक्योरिटी, ये सारी चीजें आप लोग देख चुके हो। ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास जो मॉड्यूल होता है वो होता है जो कि हम बोलते हैं कि L1 मॉड्यूल्स। ठीक है। उसके बाद अब आप चीजों में और डिटेल कर रहे हो, जैसे कि अब आप समझ रहे हो कि EC2 मैनेजमेंट क्या है, यानी कि सर्वर मैनेजमेंट को कैसे हैंडल करें, सर्वर बनता कैसे है, क्रिएट कैसे होता है, लॉन्च कैसे होता है, चेंज कैसे होता है, स्टॉप कैसे होता है, स्टार्ट कैसे होता है, टर्मिनेट कैसे होता है, उसके साइजिंग क्या है, उसके टाइप क्या है, कितने टाइप के हैं, ये आप पढ़ चुके हो, राइट। अब ये जो सारी चीजें करी है आपने, वो एक तरह से ऐसे काम किया है जैसे कि आप कोई चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हो, बिगिन कर रहे हो, उसको समझ रहे हो, उसको सेटअप कर रहे हो। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है। थोड़ा सा आगे इस तरह से बढ़ते हैं कि अब थोड़ा सा एडवांस लेवल आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा स्पीडी एग्जीक्यूशन, थोड़ा सा तेज हम चलेंगे, राइट। क्योंकि हमने अब बहुत अच्छे से आराम से चीजों को समझा है, जो हमारी कोर चीजें हैं, जो हमारी बेसिक चीजें हैं, ओके, उनको हमने आराम से समझा। ठीक है। तो EC2 तक हमने बहुत इजी वे, इजी ट्रैवलिंग करी है, बहुत आराम से चीजों को, एक एक चीजों को समझा है। चार चीजें हमने की है, उन चार चीजों में हमने बहुत डिटेल्ड में एक एक चीज को समझा है, प्रैक्टिकल किए हैं। अब जो नेक्स्ट लेवल है आपका, वो है ट्रैफिक मैनेजमेंट, राइट। सो मैंने जो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है, दैट इज द AWS ELB। नाउ इसका अगर हम बात करें तो ये एक तरह से क्या करता है, चीजों को बैलेंस करता है। ठीक है। अब एक तरह से आप वहां पे एग्जांपल ले सकते हो, जहां पे आप बैंक में जाते हो, अचानक से भीड़ लग जाती है, अचानक से लोगों की नंबर्स बढ़ जाते हैं, सैटरडे संडे, राइट। सो आप देखते हो कि वहां पे उस भीड़ को बैलेंस किया जाता है, राइट। कैसे किया जाता है, ज्यादा नंबर्स ऑफ काउंटर्स लगा के, ज्यादा नंबर्स ऑफ रिसेप्शंस लगा के, टोकन सिस्टम लगा के। सो बहुत सारी चीजें इम्प्लीमेंट की जाती है उस भीड़ को, उस क्यू को मैनेज करने में। मीन्स आप किसी भी चीज को जब मैनेज करते हो, मीन्स उसको बैलेंस करते हो, राइट। यहाँ पे हम बात करते हैं कि बैंकों में तो ह्यूमन जाते हैं, पर्सन्स जाते हैं, राइट, डिपॉजिट, विड्रॉ, क्यूरी, एनीथिंग, राइट। हमारा भी सेम सिनेरियो है टेक्नोलॉजी में भी, कि टेक्नोलॉजी में कोई भी चीज क्यू क्या होती है, रिक्वेस्ट, राइट। रिक्वेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरह से रिक्वेस्ट को बोला जाता है लोड। लोड मतलब किसी चीज को काम देना, किसी चीज को एग्जीक्यूट कराना, किसी चीज को टास्क देना, राइट, हम उसको लोड बोलते हैं यहाँ पे। और जैसे कि आप किसी भी चीज पे लोड देते हो, मीन्स उसको रिक्वेस्ट भेज रहे हो, राइट। आप उसको कोई काम दे रहे हो, रिक्वेस्ट भेज रहे हो, आप उसको अपनी क्यूरी भेज रहे हो, वो हम यहाँ पे लोड को नॉमिनेट करेंगे। ठीक है। और इसके बाद एक वर्ड लग जाता है विच इज कॉल्ड इलास्टिक। तो इलास्टिक वर्ड के बारे में अब आप सबको पता है
कि इलास्टिक वर्ड क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इनके क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट है, क्या क्या इनके पास एडिशनल ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। तो इलास्टिक वर्ड अब आपको लिए कॉमन वर्ड है। इलास्टिक वर्ड जैसे ही जुड़ता है, आपकी सर्विस थोड़ी सी डायनेमिकली और फीचर्स ऐड हो जाते हैं, इन टर्म्स ऑफ आप ऑन द फ्लाई कुछ चीजों को परफॉर्म कर सकते हो, एडिशन, अटैच, डिटैच टाइप ऑफ टास्क। ठीक है। सो यहाँ पे एक तरह से ये ट्रैफिक को मैनेज करता है। किस तरह की ट्रैफिक? जो आपकी सिस्टम में रिक्वेस्ट आएंगी, राइट? आपके सिस्टम में, आपके एनवायरनमेंट में जिस तरह की भी रिक्वेस्ट आएंगी, उस रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। इसकी जरूरत क्यों है? अच्छा ठीक है, ये लोड बैलेंसर है, ट्रैफिक आएगा मेरे एनवायरनमेंट में, उसको ये बैलेंस करेगा, ठीक है, पर इसकी जरूरत क्या है? तो देखो, ये जरूरत ठीक वैसे ही है जैसे कि आप कोई बैंक्स में जाते हो और वहां भीड़ लगती है तो वहां ज्यादा काउंटर्स खुल जाता है। क्यों जरूरत है? क्योंकि उस क्यू को मैनेज करना है, राइट? अब आप एग्जांपल लो कि आपके लिए अगर एक कंप्यूट है, राइट? अगर आपके लिए कंप्यूट है, सपोज करो आपने एक सर्वर बनाया, सर्वर पढ़ चुके हो, ये सर्वर है, ओके। नाउ इस सर्वर में आपके पास लगा हुआ है 2 CPU और 4 RAM। ठीक है, ठीक है, यही बोलना चाह रहा हूं मैं। और 100 GB की डिस्क लगी हुई है, ठीक है, डी। ठीक है। अब आपने ये जो चीज बनाई है वो ये सोच के बनाई है कि मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ, किसकी? ट्रांजैक्शन वेबसाइट, राइट? तो इस वेबसाइट में आप ये उम्मीद कर रहे हो कि इस वेबसाइट में, जो कि माई पेटीएम है, इस पे करीबन करीबन जब ये मेरी साइट लाइव हो जाएगी, इस पे 100 या 1000 यूजर आएंगे। आपने बोला 1000 यूजर, राइट? 1000 यूजर का मतलब ये हुआ कि आप ये एग्जामिन कर रहे हो, आप ये थॉट कर रहे हो कि मैं जब ये चीज लाइव करूंगा, मेरे पास एवरेज लोग डेली 1000 लोग आएंगे, मेरी वेबसाइट को हिट करेंगे और अपना ट्रांजैक्शन करेंगे, राइट? इतना तक ठीक था, आपका चीज सही चल रही है, इतना आपने प्लानिंग करके चीज बनाई, वेबसाइट बनाई, इतने लोगों का सोच के बनाया, ये बिल्कुल ठीक है। बट ये वाला जो नंबर है, ये नंबर अगर बढ़ जाता है समहाउ, बिकॉज आपका ब्रांड, आपकी पॉपुलैरिटी, आपकी मार्केटिंग, राइट, बढ़ गई, अचानक से ये जो चीज है वो आपकी अब 10,000 हो गई। ठीक है। अब क्या होगा? सोच के देखो कि आपने कोई चीज बनाई है और ये सोच के बनाई है, आपने घर में खाना बनाया है, ये सोच के बनाया है कि 5 लोग आएंगे और अचानक से 50 आ जाएं, तो डेफिनेटली बात है ना, वो खाना शॉर्टेज पड़ जाएगा, राइट? सबको नहीं आ पाएगा, शॉर्टेज हो जाएगी। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। जब तक चीज नॉर्मल थी, आपके एक्सपेक्टेशन में थी, आपका यूटिलाइजेशन जो था इस सर्वर का, वो यूटिलाइजेशन जो है वो कहाँ पहुंच गया? मान लो ये चल रहा था 70% यूटिलाइजेशन, सीपीयू रिसोर्सेस, ठीक है, इतना तक आप प्लानिंग करके चल रहे थे। पर जब 10,000 यूजर आएंगे तो इसकी कैपेसिटी 70% नहीं हो जाएगी यूटिलाइजेशन, इसकी कैपेसिटी 99% यूटिलाइज हो जाएगा और ये हैंग भी हो सकता है, राइट? तो अब क्या करें? राइट, आपने कोई चीज बनाई 1000 लोगों का सोच के, वो 10,000 हो गए और आपका सिस्टम चौक हो गया, हैंग हो गया, डिस्टर्ब हो गया। अब बेचारे वो 1000 लोग भी जो सोच के आपने बनाए थे, वो लोग भी अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो भी आपकी सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज आपका सिस्टम क्या हो गया? हैंग हो गया। क्यों हैंग हो गया? क्योंकि ज्यादा यूजर आए। और ये यूजर क्या है? इन्हीं को हम लोग बोलते हैं, इन्हीं रिक्वेस्ट को हम लोग बोलते हैं लोड। अब इसी को हमें करना है क्या? इसी को हमें करना है बैलेंस। ठीक है, इसी को हमें क्या करना है? बैलेंस। अब इस बैलेंसिंग के लिए क्या करें? देखो,
अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि पुष्कर ये 99% अगर यूटिलाइज हो गया है और हैंग हो गया है तो इसकी साइज को बढ़ा दो। राइट, ये तो हमने पढ़ा ही है ना कि भाई अब इसकी साइज को यहाँ पे 4 कर दो, यानी कि अब ये 2 की जगह 4 कर दो, 4 की जगह 8 कर दो, 8 की जगह बढ़ा दो साइज। राइट, पर जब हम इसकी सीपीयू मेमोरी को बढ़ाएंगे तो हमें इस इन्वायरमेंट को क्या करना पड़ेगा अपग्रेड करने के लिए? हमें टॉप इस इन्वायरमेंट को स्टॉप करना पड़ेगा, यानी कि जब तक ये स्टॉप होगा नहीं ये अपग्रेड होगा नहीं। ठीक है, तो अपग्रेड करना है तो जी स्टॉप करो, और स्टॉप करने का मतलब है आपकी एप्लीकेशन जो है वो कुछ देर के लिए बंद हो जाएगी। करेक्ट। अब आप ये भी नहीं चाहते हो, क्योंकि अब आप बड़े लोग हो गए हो, बड़े ब्रांड हो गए हो, आप नहीं चाहते हो कि आपकी वेबसाइट 1 सेकंड के लिए भी बंद हो। और एप्लीकेशन को बंद करने का मतलब आपकी वेबसाइट को जो भी लोग एक्सेस करेंगे उनको नॉट रीचेबल आएगा, मतलब आपकी वेबसाइट बंद हो जाएगी। क्या करें? राइट, तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए जिस चीज का इंट्रोडक्शन हुआ, वो इंट्रोडक्शंस इस लोड को बैलेंस कैसे करें और हमारा इन्वायरमेंट भी क्या करे, एडजस्ट ना हो। यानी कि ये एक सर्विस को बनाया गया, एडब्ल्यूएस ने एक सर्विस बनाई जिसको वो बोला कि मेरी एक सर्विस है जिसे मैं बोलता हूँ लोड बैलेंस। अगर आप कोई भी चीज का लोड बैलेंस नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए मेरी एक सर्विस है ईएलबी, जो कि एक रीजनल सर्विस है। ठीक है, इस सर्विस में आपको आप दो तरह से काम कर सकते हो। फर्स्ट इज कि आप किसको काम देना चाहते हो और कौन सा काम देना चाहते हो। राइट, तो आप जो ट्रैफिक आ रहा है उस ट्रैफिक को डायरेक्टली सर्वर पे भेजने की बजाय आप मेरे को वो ट्रैफिक दे दो। तो सपोज करो ये जो सर्वर था जहां पे आपकी रिक्वेस्ट जा रही थी, उस सर्वर का आईपी सपोज करो जो भी था 13.126.11.132, ये भी आईपी था आपके किसका, सर्वर का। कौन सा आईपी है ये? पब्लिक आईपी। अभी तक आप इस पब्लिक आईपी पे अपना रिक्वेस्ट भेज रहे थे। ठीक है, यानी कि मैं एज ए यूजर यहाँ बैठा हूँ और मुझे क्या एक्सेस करना है? आपकी साइट कौन सी? mypaytm.com। और मैं यहाँ पे बैठ के अपने सिस्टम से, ठीक है, सीधा आपके पास आता हूँ। कहाँ पे? इस वाले आईपी पे। ठीक है, मैं यहाँ से यहाँ आता हूँ और इस वाले सिस्टम को एक्सेस करता हूँ। ठीक है, और ये वाला सिस्टम मुझे कहाँ ले जाता है? आपकी वेबसाइट जो कि पेटीएम है। ठीक है, तो पेटीएम पे लेके चला जाता है मुझे। अब ये जो सिस्टम है, राइट, आपका ये सिस्टम अभी पब्लिक आईपी के बेस पे एक्सेस हो रहा है, यानी कि ये पब्लिक आईपी को डायरेक्टली हिट कर रहा है, तब आपके पेटीएम तक वो पहुंच पा रहा है। करेक्ट। अब ये जो सर्विस कह रही है वो ये कह रही है कि अब आपको मेरे सिस्टम को अप्रोच करना है, डायरेक्टली सर्वर को नहीं। यानी कि अब यहाँ पे एक लोड बैलेंसर की चीज लग जाएगी जो कि आपके रिक्वेस्ट को पहले एक्सेप्ट करेगी और उसको हैंडल करेगी। यानी कि अब सर्वर पे डायरेक्टली जाने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? अपना लोड बैलेंसर, देखो, लोड बैलेंसर ये ठीक वैसे ही है जैसे मैंने आपको बैंक का एग्जांपल दिया। ट्रैफिक में भी अगर आप जाते हो और चारों तरफ से ट्रैफिक जब आती है तो वहां पे कौन कंट्रोल करता है? ट्रैफिक पुलिस। कभी किसी को ग्रीन करती है, किसी को रेड, किसी को ग्रीन, किसी को रेड, ऐसे करके चारों तरफ का ट्रैफिक वो क्या करता है? बैलेंस करता है। जाम नहीं लगता है, ट्रैफिक जाम नहीं होता है, चीजें अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाती हैं इजीली।
राइट? तो कोई ना कोई बैलेंसर वहां खड़ा है ना, अगर उसको आप हटा दो तो सारे लोग आपस में भिड़ जाएंगे, जाम लग जाएगा, राइट? प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके, तो उस चीज को अगर बैलेंस ट्रैफिक पुलिस वाला कर रहा है तो यहाँ पे भी वही ट्रैफिक आ रहा है। कोई दिल्ली से आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है, कोई नॉर्थ से कर रहा है, कोई साउथ से कर रहा है, कोई मुंबई से कर रहा है। आपने जो चीज बनाई है उसको बहुत जगह से एक्सेस किया जा सकता है, तो इतना ट्रैफिक जब आएगा तो आपका सर्वर हैंग हो जाएगा, डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। तब क्या करोगे आप, राइट? तो इस चीज को हेल्प करने के लिए आपको एक सर्विस का यूज करना पड़ेगा, जिससे आप अपनी ट्रैफिक को मैनेज कर पाओगे और आपको इसके फायदे होंगे। पहला फायदा, आप जब अभी के डेट में सर्वर का आईपी जो है वो पब्लिक है, इसको आप डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हो, यानी कि आपने अपना सर्वर पब्लिक फेसिंग बनाया हुआ है। और हम पढ़ चुके हैं वीपीसी में, जिस सर्वर पे पब्लिक आईपी होगा वो सर्वर पब्लिक सबनेट में होगा, और वो पब्लिक फेसिंग कहलाएगा और वो फ्रंट एंड कहलाएगा। बट अब आप अपना जब इन्वायरमेंट फ्रंट एंड में रखते हो और उस पे पब्लिक आईपी रखते हो, तो वो एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कोई भी इन्वायरमेंट में आपको वो अप्रोचेबल होता है, आपकी कोई भी सिस्टम, कोई भी यूजर, कोई भी रिक्वेस्ट सर्वर पे डायरेक्टली पहुंच जाता है और वहां से चीजों को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो चांस, जब किसी भी इन्वायरमेंट को आप डायरेक्ट फ्रंट एंड बना दोगे तो वहां पे सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा डिसएडवांटेज। ठीक है, तो पहली चीज, लोड बैलेंसर के आने के बाद यहाँ पे आप सर्वर को क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। कहाँ पे? प्राइवेट, यानी कि आप पब्लिक आईपी सर्वर से हटा सकते हो और उसको प्राइवेट एनवायरनमेंट में मूव कर सकते हो, और इसके बाद आपका ऐप सर्वर क्या बन जाएगा? सेफ। ठीक है, दूसरा एडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या था? आपको सर्वर को अगर बढ़ाना था, राइट, अपग्रेड करना था, तो आपको स्टॉप करना पड़ रहा था और देन उसको अपग्रेड कर रहे थे। लोड बैलेंसर लगने के बाद आपको सर्वर को बढ़ाना या घटाना जो है वो इजीली मैनेज हो जाएगा, और उससे आपका जो एप्लीकेशन है, नो डाउन टाइम, यानी कि कोई भी डाउन टाइम की जरूरत नहीं होगी। कैसे होगा देखेंगे। ठीक है, दूसरा, तीसरा, आपको पहले ये नहीं पता चल रहा था कि कितने रिक्वेस्ट आ रहे थे, नंबर्स ऑफ रिक्वेस्ट, यानी कि मॉनिटरिंग जो थी, कि नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, यानी कि रिक्वेस्ट की जो मॉनिटरिंग थी वो पहले नहीं थी, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट डायरेक्टली सर्वर पे जा रही थी। अब वो रिक्वेस्ट आप मॉनिटर कर सकते हो आफ्टर लोड बैलेंसिंग, की नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कितने हैं, यानी कि मॉनिटरिंग जो थी आपकी, पहले कोई भी मॉनिटरिंग नहीं थी। लोड बैलेंसर लगने के बाद मॉनिटरिंग जो है वो आपकी चीज ऐड हो जाती है, और आप देख सकते हो कितनी रिक्वेस्ट आ रही है, कितना फेलियर हो रहा है, कितना, यानी कि आप चीजों को देख सकते हो कि कितनी रिक्वेस्ट आ रही है और उसके बेस पे अपनी प्लानिंग क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो जो लोड बैलेंसिंग नाम की जो चीज है वो यहाँ पे आपको मिलती है, और AWS में इसकी वैरायटीज हैं, राइट? सो कोई भी आप वैरायटीज बनाओ, उसमें आपको ये दो कंपोनेंट जो हैं वो कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे कॉमनली। यानी कि आपके पास जो लोड बैलेंसिंग नाम की चीज है, वो तीन तरह के लोड बैलेंसर आपको AWS ऑफर करता है। वन इज एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। तो ये लोड बैलेंसर जो है वो काम एक ही करते हैं, बट ये टाइप ऑफ ट्रैफिक के ऊपर होते हैं। जैसे कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, जब आप कोई एप्लीकेशन बनाओगे, वेबसाइट बनाओगे, कोई ऐप बनाओगे, उस तरह की ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए आप एप्लीकेशन लोड बैलेंसर यूज करोगे। ठीक है, कोई नेटवर्क लेवल पे कोई काम करना चाहते हो,
तो नेटवर्क लोड बैलेंसर हो जाएगा। और इस बैलेंसर में आप नेटवर्क रिलेटेड काम कर सकते हो, जैसे कि टीसीपी हो गया, जैसे कि यूडीपी हो गया, राइट। आप ऐसी रिक्वेस्ट को हैंडल करना हो, जैसे कि आपने कोई ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स की क्लास की वेबसाइट बनाई और आप चाहते हो कि कोई यूजर इस कंटेंट को डाउनलोड कर पाए, कोई अपलोड कर पाए, कोई स्ट्रीमिंग कर पाए, कोई टीसीपी पे आए, कोई यूडीपी पे आए। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्वेस्ट को आप हैंडल कर सकते हो बाय यूजिंग नेटवर्क लोड बैलेंसर, ठीक है। इसमें तीसरा लोड बैलेंसर भी आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गेटवे लोड बैलेंसर, जो कि थोड़ा सा एडवांस है। और इसका यूज तब होता है जब आपकी नेटवर्क में कोई भी ट्रैफिक आ रहा है, उस ट्रैफिक को आप चेक करते हो कि ये जेन्युइन है या नहीं है। ओके। ओके। तो उस तरह की टास्क को अगर आपको परफॉर्म करना हो, जिसमें आप चाहते हो कि आपके नेटवर्क में कोई भी चीज आए और वो फेक है, जेन्युइन है, अटैक है, रोबोटिक है, कोई हमारे एप्लीकेशन को डाउन करना चाहता है, वेबसाइट को हैक करना चाहता है, कोई डीडॉस करना चाहता है, ये सारे सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कंपोनेंट हैं। अगर आपको लगता है कि आपके इन्वायरमेंट में ऐसा कुछ हो सकता है, तो आप अपने ट्रैफिक को किसी दूसरी जगह शिफ्ट करके वहां चेक कर सकते हो, और चेक करने के बाद उस ट्रैफिक को अपने इन्वायरमेंट में अलाउ कर सकते हो। यानी कि एक तरह से ये क्या है, एक तरह से ये फायरवॉल की तरह एक्ट करता है, यानी कि फायरवॉल पे डाइवर्जेंस करता है। यानी कि आप रिक्वेस्ट को जो भेजोगे, उस रिक्वेस्ट को ये क्या करेगा, डाइवर्ट कर देगा। करेक्ट। नाउ ये जो तीनों लोड बैलेंसर हैं, ये तीनों लोड बैलेंसर अपनी अपनी पर्पज के लिए यूज होते हैं। पर्पज और कंपोनेंट और सेटअप बिल्कुल वैसा ही है, जैसे कि आप किसी भी लोड बैलेंसर को सेटअप करोगे, जितने कंपोनेंट उसमें लगेंगे उतने ही कंपोनेंट आपके पास दिखेंगे, राइट। यानी कि इनमें कोई खासा सेटअप करने का डिफरेंस नहीं है, पर्पज अलग अलग है, राइट। यानी कि अगर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, वेबसाइट बना रहे हो, तो आप एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को यूज करो। और ये लोड बैलेंसर सबसे ज्यादा यूज होता है। यानी कि हम लोग जो भी चीज करते हैं क्लाउड में, वो बिजनेस पोर्टफोलियो, बिजनेस वेबसाइट, वेबसाइट को बनाते हैं, एप्लीकेशन को बनाते हैं, इसीलिए ये लोड बैलेंसर काफी ज्यादा यूज होता है कंपैरेटिवली। आपके जो नेटवर्क लोड बैलेंसर है, गेटवे लोड बैलेंसर, वो आपको ऑर्गेनाइजेशन में देखने को कम मिलता है, बट उन ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे सिक्योरिटी पोर्टफोलियो बड़ा है। वहां पे आपको गेटवे लोड बैलेंसर्स पहले देखने को मिलेंगे, फिर बाद में एप्लीकेशन एंड नेटवर्क लोड बैलेंसर उसके अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये एक तरह से जो चीज है, वो चीज आपको आपके ट्रैफिक को मैनेज करने का तरीका बताता है, राइट, कि आप अपने ट्रैफिक को कैसे मैनेज करोगे। अब अगर मैं इस डायग्राम में आपको दिखाऊं, तो इस डायग्राम को देख के आपको ऐसा लगेगा कि हम एक्चुअली में किसी ट्रैफिक को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, जो मैंने आपको ऊपर दिखाया है, वो ये दिखाया है कि पहले यूजर जो था, राइट, वो यूजर डायरेक्टली सर्वर पे पहुंच रहा था। यूजर कौन हो सकता है, जो वेबसाइट को एक्सेस करना चाह रहा है। तो ये पर्सन जो पहले एक्सेस करना चाह रहा था इस सेटअप को, राइट, यानी कि ये यूजर डायरेक्टली यहाँ पे आ रहा था, ठीक है। और इस सर्वर पे क्या था, पब्लिक आईपी, और पब्लिक आईपी के थ्रू वो डायरेक्टली सर्वर पे आ रहा था। अब आपने इस चीज को क्या कर दिया, क्योंकि आपको ट्रैफिक को मैनेज करना है, आपने यूजर का ट्रैफिक डायरेक्टली कहाँ पे मैनेज कर दिया, कहाँ पे लेके आ गए, आप यूजर का ट्रैफिक डायरेक्टली एक सिस्टम पे लेके आ गए, जो उस रिक्वेस्ट को पहले रिसीव करेगा। ठीक वैसे ही समझो इस चीज को, जैसे कि आप किसी ऑफिस में जाते हो और जिससे मिलना है उससे ना मिलने से पहले आप रिसेप्शन पे जाते हो। रिसेप्शन आपको बोलता है सर यहाँ बैठ जाइए, वेट कीजिए, आपका नंबर या वो पर्सन आपको आधे घंटे 10 मिनट बाद आएगा। तो रिसेप्शन वाला पर्सन क्या कर रहा है, आप आ रहे हो, आप जैसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हर किसी को ये बोल रहा है सर बैठ जाइए, आपका 10 मिनट वेट टाइम है, बैठ जाइए, आपका 15 मिनट वेट टाइम है, या बैठ जाइए आप चले जाइए आपका।
तो वो रिसेप्शन का पर्सन आपको हैंडल कर रहा है। अगर वो रिसेप्शन का पर्सन अगर वहां पे ना हो तो सब कोई अंदर ही चला जाएगा, यानी कि डायरेक्ट सर्वर के पास चला जाएगा, सर्वर बेचारा। ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ट्रैफिक आपका जो ट्रैफिक है वो क्या हो रहा है? आपका ट्रैफिक एक तरह से कोई इसको मैनेज कर रहा है। अब देखो, आप कोई काम करो और कोई पर्सन बोले ठीक है यार तुम काम करो, आगे जो भी होगा मैं देख लूंगा, या जो भी लोग आएंगे मैं देख लूंगा, तो आप अपने काम पे फोकस करते हो। यहाँ पे भी सर्वर को ये बोल दिया गया है तुम अपना काम करो, हम तुम्हारे पास कौन आएगा कौन नहीं आएगा उसको हम भेजेंगे। ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यूजर जो पहले डायरेक्ट आ रहा था, अब यूजर किसी सर्विस के पास जा रहा है, बोल रहा है मुझे इंस्टेंस के पास जाना है। तो ये जो सर्विस है आपकी, वो सर्विस आपका ट्रैफिक को चेक कर रहा है। आप आए हैं, क्या चाहते हो, क्या लेना है, क्या करना है, क्यों करना है। आपकी रिक्वेस्ट को वो टोकन देता है और आप अपनी रिक्वेस्ट को लेके सर्वर पे आगे बढ़ जाते हो। तो हर तरह की जो रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है, हर तरह की जो रिक्वेस्ट आ रही है वो रिक्वेस्ट यहाँ पे ये जो लोड बैलेंसर है उसको मैनेज कर रहा है। अब यहाँ पे अगर मान लो कि यहाँ पे 10,000 यूजर आ गए, पहले 1,000 यूजर आए, तो इस लोड बैलेंसर ने 1,000 यूजर को यहाँ पे भेज दिया। कहाँ पे? सर्वर के पास। ये अब ये जो ट्रैफिक आया है 1,000 का, ये यहाँ से यहाँ आया और फिर यहाँ से सर्वर के पास चला गया। अब सोचो कि ये सर्वर वही सिचुएशन में चला गया, ये हैंग हो गया। ठीक है। ये हैंग हो गया, ये कह रहा है भाई मेरी कैपेसिटी 1,000 की नहीं है, मैं हैंग हो गया हूँ। अब आपके पास जो ऑप्शन आ जाएगा वो ये आ जाएगा कि ये मान के चलो कि ये सर्वर एक काउंटर है। अब इस काउंटर पे 1,000 लोगों का लाइन लग गया है, ऐसे। राइट, ये सपोज करो कि ये 1,000 लोगों की लाइनिंग लग गई है। ये ठीक है, ये लाइन लग गई। अब ये जो लाइन है इसके पास आते आते ये समझ करो 1,000 लोग यहाँ पे लग गए हैं लाइन में। ठीक है। अब बेचारा ये 1,000 लोग लाइन में लगे हैं, तो ये तो बेचारा लाइन ही देख के परेशान हो गया। ऊपर से जब ये 1,000 लोग इसके पास काम देंगे तो ये बेचारा भी क्या हो जाएगा? ये बेचारा भी आउट ऑफ स्टेट चला जाएगा, आउट ऑफ ओवर यूटिलाइज हो जाएगा। एक तरह से आप इतना ज्यादा इसको काम दोगे तो ये क्या हो जाएगा? ओवर यूटिलाइज। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए लोड बैलेंसर ये बोलता है कि अगर आप चाहते हो कि आपके इन्वायरमेंट में चीजें स्टेबलाइज्ड हो, कोई भी ओवर यूटिलाइज नहीं हो, तो आप इसी के जैसा मुझे एक और सर्वर दे दो। ठीक है। तो एक और सर्वर, इसी का कॉपी और इसी का क्लोन एक और सर्वर लगा दिया। ठीक है। अब आपके पास दो काउंटर हो गए। ठीक है, अब आपके पास क्या हो गए? दो काउंटर। अब जो 1,000 यूजर यहाँ पे आया है ये क्या करेगा? 500 यूजर इधर दे देगा और 500 इधर दे देगा। अब बेचारे, इसके लिए तो बहुत रिलीफ हो गया ना। इस सर्वर के लिए तो बहुत रिलीफ हो गया कि भाई 1,000 लोगों का लाइन देख के वो वैसे ही परेशान हो गया, तो 500 500 आधे आधे इधर हो गए। तो इसका मतलब आपका जो एक सर्वर था जो हैंग होने वाला था, आपका सर्वर पे लोड आधा आधा बट गया। यानी कि अब यहाँ पे क्या नई चीज आपने देखी कि हमें एक सर्वर के साथ कोई भी चीज नहीं चलानी है। हमारा एनवायरनमेंट बेस्ट तभी चलेगा जब एक सर्वर का कॉपी होगा, यानी कि उसका एक क्लोन होगा, उसका एक पैरेलल सिस्टम भी चलेगा। कल की डेट में ये सिस्टम हैंग हो जाए, कल की डेट सिस्टम में इसका ओएस क्रैश हो जाए, सब कुछ आप एक ही एप्लीकेशन सर्वर पे बनाओगे चलाओगे, तो वो उसके साथ कुछ भी होगा तो आपका मेन सिस्टम क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। अब मान के चलो इस सर्वर में कोई खराबी हो गई, इस सर्वर में कुछ गड़बड़ हो गया। राइट, ये सर्वर मान के चलो ये हैंग हो गया।
ये डिस्टर्ब हो गया, इसका ओएस क्रैश हो गया, तब आपका वेबसाइट जितने भी 1000 यूजर है वो यहाँ आएंगे और यहाँ चले जाएंगे। मीन्स आपकी जो वेबसाइट है वो वेबसाइट अब डिस्टर्ब नहीं होगी, डाउन नहीं होगी। भले आपका एक सर्वर डाउन हुआ है, ठीक है, बट अब कोई तो है जो आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए बैठा है, दूसरा सर्वर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, लोड बैलेंसर का काम सिर्फ रिक्वेस्ट को लोड बैलेंसिंग नहीं है। लोड बैलेंसर का काम ये है कि मेरे पास कितने लोग लाइव हैं, हेल्दी हैं, एक्टिव हैं मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये जो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जाता है वो एक प्रोजेक्ट में एक सुपरवाइजर होता है ना, सुपरवाइजर के पास काम आता है, उसका प्रोजेक्ट इंचार्ज उसको काम देता है, यानी कि यहाँ पे प्रोजेक्ट इंचार्ज कौन है? लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर के पास कोई रिक्वेस्ट आई, उसने प्रोजेक्ट इंचार्ज को हैंड ओवर कर दिया। कौन? अपने पास रखा उसको, वो प्रोजेक्ट इंचार्ज है। अपनी रिक्वेस्ट उसने किसको हैंडल कर दी? फॉरवर्ड कर दी एक सुपरवाइजर को, साइट सुपरवाइजर को। साइट सुपरवाइजर के पास क्या होता है? लेबर्स, मजदूर, वर्कर्स। ठीक है, तो जैसे ही ये रिक्वेस्ट मजदूर तक जाए, वर्कर्स तक जाए, यहाँ पे वर्कर कौन है? यहाँ पे वर्कर ये लोग हैं। कौन? इंस्टेंस। कौन? सर्वर, कंप्यूट, मशीन, सिस्टम। ये सारे के सारे क्या है? वर्कर हैं। तो अब जैसे ही काम लोड बैलेंसर के पास आ रहा है, लोड बैलेंसर प्रोजेक्ट का इंचार्ज है, वो अपना एक सुपरवाइजर उसने बना रखा है, जिसको बोलते हैं हम लोग टारगेट ग्रुप। और वो सुपरवाइजर को काम दे देता है कि भाई तुम ये काम करो। अब सुपरवाइजर भी खुद थोड़ी ना करेगा, वो क्या करेगा? उस काम को किसी वर्कर को देगा। यहाँ पे वर्कर कौन है? मशीन, सर्वर, सिस्टम। अब वो जब काम देने जाएगा टारगेट ग्रुप, तो वो देखता है कि उसका वर्कर जो है, उसका इंस्टेंस जो है वो हेल्दी है या नहीं है, यानी कि इसकी तबीयत पानी, इसकी, ये मेरी बात को सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, हर तरह से ये ठीक है या नहीं है। जब तक वो ठीक नहीं होगा, टारगेट ग्रुप आप वर्कर को काम नहीं देता है। वो ये मेक श्योर करता है। देखो यहाँ पे सिस्टम में कितनी चीजें ऐड हो रही हैं। एक, आपका ट्रैफिक बैलेंस हो रहा है, यानी कि पहले एक सर्वर चल रहा था, सब कुछ उसी पे डिपेंड था। अब लोड बैलेंसर आया और आपकी सिरदर्दी को उसने खुद ले लिया। उसने बोला अब मैं ट्रैफिक को मैं मैनेज करूंगा, मेरे को मल्टीपल सिस्टम दो। यानी कि एक सिस्टम आपका कभी भी खराब हो सकता है, यानी कि आपका उसने वर्कलोड क्या कर दिया? आधा आधा। 3 सिस्टम हो तो 30-30% फिर से उतना ही डिवाइड कर देगा 3 लोगों में। 4 सर्वर हो तो 4 लोगों में डिवाइड कर देगा, 5 सर्वर हो तो 5 में डिवाइड कर देगा। यानी कि आपका ट्रैफिक को वो डिवाइड कर रहा है, किसके बेसिस पे? कि आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टारगेट ग्रुप जो है वो आपकी सिस्टम को क्या कर रहा है? चेक कर रहा है और उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर ये, इसकी तबीयत पानी खराब हो गई तो इसको ये बाहर कर देगा और दूसरे मजदूर को देगा काम जो कि हेल्दी है। यानी कि ये काम देने से पहले उसकी तबीयत पानी, उसका हेल्थ चेक को भी देख रहा है। और ये एक अच्छी बात है कि आपकी कोई भी रिक्वेस्ट किसी के पास जा रही है तो वो उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा या नहीं करेगा, वो पहले से चेक किया जा रहा है। राइट, तो यहाँ पे आपके पास एक चेकर भी है जो कि किसी टास्क को असाइन करने से पहले उसको चेक कर रहा है कि वो हेल्दी है या नहीं है, वो सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो आपके पास टारगेट ग्रुप तो बन गया, उसमें आपने वर्कर्स को ऐड कर दिए। राइट, अब ये जो टारगेट ग्रुप है, कोई भी काम इस मशीन को जब देगा तो उसकी हेल्थ रिपोर्ट देख के देगा। यानी कि अब आपकी रिक्वेस्ट जो है वो एक तरह से ऐसी कोई भी ब्लैंक रिक्वेस्ट नहीं जाएगी जिसमें कोई सुनने वाला नहीं होगा। ठीक है, तो आप नंबर ऑफ इंस्टेंस इसमें ऐड कर सकते हो। आप अब कोई भी रिक्वेस्ट इस सिनेरियो में कैसे आएगी? अब इस सिनेरियो में कोई भी रिक्वेस्ट जो आएगी वो ये आएगी कि कोई भी रिक्वेस्ट आपकी यूजर्स की रिक्वेस्ट सबसे पहले कहाँ पे जाएगी? आपकी रिक्वेस्ट, यूजर की रिक्वेस्ट आएगी सबसे पहले लोड बैलेंसर्स पे, यानी कि वो रिक्वेस्ट सबसे पहले यहाँ आएगी। ये लोड बैलेंसर जो है वो
प्रोजेक्ट का इंचार्ज है, ये अपनी रिक्वेस्ट को देगा टारगेट ग्रुप पे। टारगेट ग्रुप मींस सुपरवाइजर है, ये अपनी रिक्वेस्ट को देगा अपने वर्कर को, जो कि सर्वर है, इंस्टेंस है, और काम देने से पहले उसकी रिपोर्ट, उसकी हेल्थ स्टेटस को वो चेक करेगा कि वो काम करने लायक है या नहीं है। तो देखो, दो चीजें आपको और मिल गई, और ये एक बेटर चीज मिल गई, राइट? लोड बैलेंसर लगाते हैं। नाउ अगर आप देखोगे यहाँ पे सिनेरियोस, तो आपके पास अब आपकी रिक्वेस्ट को हैंडल करने का एक पर्सन आ गया। ठीक है, आप पहले क्या हो रहा था, आपके पास मेन गेट था, सब कोई अंदर घुसे जा रहा था। आपने मेन गेट पे ही किसी पर्सन को बिठा दिया, उसको बोला जो मेरे घर में आएगा उसको पहले तो पूछो, और उसको फिर ये देखो कि उसको किससे मिलना है। जिससे भी मिलना है, उस दो लोग आए हैं तो एक लोग को लेफ्ट भेज दो, एक लोग को राइट भेज दो, ताकि उनकी सेम टास्क को एट ए टाइम हम हैंडल कर सके। तो लोड बैलेंसर का पर्पज ये भी था कि आप रिक्वेस्ट को इमीडिएटली ज्यादा जल्दी से रिस्पॉन्ड करो। आपके पास जितने ज्यादा वर्कर होंगे उतने ज्यादा रिक्वेस्ट को आप डिवाइड कर दो। आपकी रिक्वेस्ट जो आ रही है वो एज सुन एज पॉसिबल क्या हो जाएगी, अटेंड हो जाएगी। पहले एक ही चीज होती तो बहुत दिक्कत था, यानी कि अगर आप एक ही सर्वर के साथ अगर अपना एनवायरनमेंट बनाते हो, तब तो कोई, ये सारे एनवायरनमेंट नॉर्मल है, एक सर्वर एक सिस्टम, ये सब नॉर्मल एनवायरनमेंट है। पर जब आप अपने एनवायरनमेंट को बढ़ाते हो फॉर बिजनेस, तो एक सर्वर सिस्टम, एक सिस्टम काफी नहीं होता है। आपका एक सिस्टम कभी भी फेलियर हो सकता है, कभी भी डाउन हो सकता है, कभी भी बिगड़ सकता है। तो आप अपने एनवायरनमेंट में अपनी रिक्वेस्ट को खाली नहीं जाए, उस रिक्वेस्ट को हमेशा सर्व हो, वो रिक्वेस्ट हमेशा प्रोसेस हो। आप एक से ज्यादा सिस्टम को बिल्ड करते हो, ताकि अगर कोई एक खराब हो तो दूसरा उसको अटेंड कर ले। ठीक है, तो ये लोड बैलेंसर की कहानी है, राइट? लोड बैलेंसर इन नटशल आपके आने वाले ट्रैफिक को बेटर मैनेज करता है, और आप इस मैनेजमेंट के साथ अपना सिस्टम हमेशा अप रख सकते हो, सिक्योर रख सकते हो, और मॉनिटरिंग कर सकते हो कि आपकी कितनी ट्रैफिक आ रही है, कितनी ट्रैफिक जा रही है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो देखो, इंस्टेंस समझ चुके हैं, बैकअप समझ चुके हैं, वॉल्यूम समझ चुके हैं, नेटवर्क समझ चुके हैं। अब हम आ रहे हैं धीरे से कहाँ पे, लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग मींस हमारे को हमारे इन्वायरमेंट में जब ट्रैफिक रिक्वेस्ट आए तो उसको हैंडल किया जाए। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है, क्रिएट लोड बैलेंसर। तो मैं आपको ना एक पहले सिनेरियो समझाता हूँ, जिसमें एक काम करते हैं, एक सर्वर बनाते हैं इंस्टेंस में, और उस पे एक छोटा सा एप्लीकेशन डालते हैं। ठीक है, तो लॉन्च इंस्टेंस, ठीक है, एक सर्वर बना लेते हैं, और उस सर्वर पे हम एक छोटा सा एप्लीकेशन सेटअप कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐप सर्वर ले लेते हैं। यहाँ पे एक लिनक्स सर्वर ले लेते हैं। ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे टेस्टिंग पीपीके, यहाँ पे नेटवर्क ले लेते हैं।
ठीक है, देखो मैं यही चीज समझाना चाह रहा हूँ आपको यहाँ पे। ठीक है, आपका सर्वर बन गया, एक सर्वर है, इसके अंदर हम लॉग इन कर लेते हैं। एक सेकंड ना। ठीक है, सो इसको लॉन्च कर लेते हैं। ये क्या बोल रहा है? टेस्टिंग पीपीके, एक सेकेंड। टेस्टिंग पीपीके, इसको कर लेते हैं डुप्लीकेट। ठीक है, सर्वर में लॉगिन हो गए। sudo su clear। ठीक है, अब इसमें एक एप्लीकेशन छोटा सा डाल देते हैं। एप्लीकेशन किस पे बनता है? अपाचे, टॉमकैट। ठीक है, तो एक अपाचे का सिस्टम बिल्ड कर लेते हैं और उस पे एक सॉफ्टवेयर हम लोग डाल के एक वेबसाइट बना लेते हैं। वो वेबसाइट दिखने में जैसे भी हो, पर हम लोग उसको मानेंगे कि हमारा क्या है, वो वेबसाइट है। ठीक है, सो उसमें हम एक एप्लीकेशन डाल देते हैं। सो ये कमांड है yum install httpy, ये अपाचे का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देगा और उस पे हम एक वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो दूसरा कमांड चलाया सिस्टम ctl इनेबल अपाचे। फिर हम अपाचे को क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। और स्टार्ट करने के बाद हमारा, अब देखो, ये जो सर्वर है, ठीक है, क्लियर, हमने 3 कमांड चलाई। ठीक है, कौन सी? ये। अब इस 3 कमांड चलाने के बाद हमारे सिस्टम में क्या हो गया, एक वेबसाइट एक्टिव हो गई। कैसे पता चलेगा? देखो, आपका ये वेबसाइट का पब्लिक आईपी है। इसे आप यहाँ पे जब हिट करोगे तो क्या आ रहा है? इट वर्क्स, मीन्स आपका ये वेबसाइट है। ठीक है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, इट वर्क्स के जगह पे आप कुछ और लिख सकते हो। सो विम, दिस इज माय वेबसाइट, दिस इज माय वेबसाइट।
इसको ये करते हैं या ये करते हैं? तो भीम से नहीं, इको से होगा ना, फिर सेव करेंगे तो। हाँ आप, हाँ करेक्ट, इको भी कर सकते हो, यस। एक फाइल में राइटिंग कर सकते हो और इसको वहाँ पे सेव कर सकते हो। वेब डब्ल्यू डब्ल्यू एच टी एम एल इंडेक्स, एच टी एम एल के अंदर वेब डब्ल्यू 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 एच टी एम एल इंडेक्स डॉट, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इसी में होगा। और आप इसको स्टार्ट कर दो, एक बार ही करके देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, दिस इज माय वेबसाइट। तो आप जो, एक तरह से एक वेबसाइट है, ठीक है। अब इस वेबसाइट को एक्सेस आप कैसे कर रहे हो, ये छोड़ दो, इस वेबसाइट में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है कैसे नहीं है, यहाँ पे आप बना सकते हो जैसे भी है। आप इस वेबसाइट को एक्सेस कैसे कर रहे हो, इस पब्लिक आईपी के थ्रू। पब्लिक आईपी कहाँ पे है, ये रहा। यानी कि जब इस पब्लिक आईपी पे आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो क्या भेज रहे हो, लोड। और ये जब लोड सर्वर पे आ रहा है तो वो लोड के अगेंस्ट में क्या भेज रहा है आपको, रिस्पॉन्स। यानी कि आप ये जब आईपी हिट कर रहे हो, इसका मतलब आप ये जानना चाहते हो कि इस आईपी पे क्या चल रहा है। तो ये आप किसके थ्रू भेज रहे हो, वेब ब्राउजर के थ्रू। ब्राउजर क्या है, ब्राउजर एक तरह से वेब है। मींस आप वेब के थ्रू कोई एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहते हो, कोई सिस्टम को एक्सेस करना चाहते हो, कोई एनवायरनमेंट को एक्सेस करना चाहते हो। तो उस एनवायरनमेंट में जहां पे जो चीज लिखी हुई है, वेर एचटीएमएल इंडेक्स, इंडेक्स मतलब एक वेबसाइट, उस वेबसाइट का रिस्पॉन्स आपके पास आ गया। तो अभी के डेट में हमने यहाँ पे यही समझा था कि हम कोई भी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो वो रिक्वेस्ट हमारी किस पे जा रही है, यहाँ से सीधा किस पे जा रही है, यहाँ पे। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये पब्लिक आईपी, राइट। तो यानी कि ये रिक्वेस्ट, यूजर की रिक्वेस्ट, जब उसने माई ये आईपी की जगह ये नेम डाला, तो उसकी रिक्वेस्ट इस आईपी पे गई और इस आईपी ने इसके वेबसाइट में जो भी कुछ पड़ा हुआ था उसको लोड कर दिया, कहाँ पे, आपके वेब ब्राउजर पे, राइट। सो अब हमें यही चीज कैसे करनी है अब, कि अब यूजर जो है इधर डायरेक्ट नहीं आए, इसके पब्लिक आईपी पे नहीं आए, वो कहाँ जाए, वो जाए लोड बैलेंसर पे। और ये भेजे इसको, किसको, टारगेट ग्रुप को। और टारगेट ग्रुप इसकी तबीयत चेक करके इसको काम दे। हमें करना है ये। फायदा क्या होगा उसका, फायदा ये होगा, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। सिक्योरिटी भी मिलेगा, ट्रैफिक की मॉनिटरिंग भी मिलेगी, कोई डाउन टाइम भी नहीं लगेगा, कोई अगर सिस्टम डाउन हो जाता है तो आपका एनवायरनमेंट बंद नहीं होगा। आप इसको बाहर निकाल सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो, फिर अंदर अटैच कर सकते हो। इसकी कोई भी दिक्कत होगी तो आप इसको बाहर कर सकते हो। तो कुल मिला के ये है कि आपकी साइट हमेशा चलती रहेगी, भले इंटरनली आप जो भी काम करो, अपग्रेड डाउनग्रेड वॉट एवर यू वांट टू। ठीक है। तो हमें क्या करना है नेक्स्ट लेवल पे, आप देखो, करना हमें नेक्स्ट लेवल पे है, क्या करना है, हमें यही काम करना है लोड बैलेंसर के थ्रू। और लोड बैलेंसर जब हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो वो हमसे पूछेगा कि आपको जो लोड बैलेंसर चाहिए वो करना क्या है आपको। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को एक वेबसाइट, एक एप्लीकेशन को मैनेज करना है वाया बैलेंसर। तो मैं कौन सा ऑप्शन लूंगा, एप्लीकेशन एप्लीकेशन। लोड बैलेंसर। अगर मेरे को टीसीपी, यूडीपी, टीएलएस ये सारी ट्रैफिक को मैनेज करना हुआ, कहीं पे अपलोड, कहीं पे डाउनलोड, कहीं पे स्ट्रीमिंग, कहीं पे ऑथेंटिकेशन, तो मैं इस वाले लोड बैलेंसर को यूज करूंगा। और गेटवे लोड बैलेंसर में ये यूजर का ट्रैफिक आ रहा है तो ये कहाँ पे भेज रहा है, फायरवॉल पे। ये क्या है, फायरवॉल। और फायरवॉल उस ट्रैफिक को चेक कर रहा है कि ये यूजर जेन्युइन है या नहीं है। और जेन्युइन होने के बाद वो वापस कहाँ पे भेज देगा, एएलबी या एनएलबी के पास। ठीक है। तो हम यहाँ पे ये लोड बैलेंसर यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो जितनी भी हमारी लोड बैलेंसिंग होती है, सपोज करो
ये एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है। तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर जो होता है ना, वो दो ही तरह की ट्रैफिक को समझता है। ये जो लोड बैलेंसर है, ये दो तरह की ही ट्रैफिक को समझता है, और ये मानता है कि मेरी ट्रैफिक पे रिक्वेस्ट या तो एचटीटीपी होगी या एचटीटीपीएस होगा। अब दोनों में डिफरेंस आप सबको पता है। ये क्या है? सिक्योर। ये क्या है? सिक्योर। और ये क्या है? नॉट एमसीक्यू। सिक्योर। ठीक है। नॉट सिक्योर का मतलब है कि इसका जो पोर्ट नंबर है वो 80 है। जो नॉट सिक्योर होता है उसका पोर्ट नंबर क्या होता है? 80। और जो सिक्योर होता है उसको पोर्ट नंबर क्या बोलते हैं हम? 443। और इसमें क्या लग जाता है? एसएसएल, सर्टिफिकेट, ऑथेंटिकेशन। ठीक है। तो एप्लीकेशन जो भी एक्सेस होती है, चाहे आप जो भी यूज करो, आपकी सिक्योर एप्लीकेशन होती है। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखोगे पेटीएम, तो ये पेटीएम पे ताला लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसको पे डबल क्लिक करोगे तो आपको ये ताला लगने का मतलब ये है कि ये सिक्योर साइट है, इसको हैक नहीं कर सकते हो। इसका डेटा जो है वो इनक्रिप्टेड होगा, यानी कि आप जो भी काम इस वेबसाइट पे करोगे, जो भी करने वाले हो, वो आपके डेटा को क्या करेगा? लॉक कर देगा, कोई देख नहीं सकता है। ठीक है। पर इसी चीज को अगर आप एचटीटीपी करोगे एक्सेस, क्या ये, तो इसमें क्या है? एचटीटीपी यानी कि ताला नहीं लगा हुआ है। यानी कि अगर आप इस आईपी को देखोगे तो ये क्या बोल रहा है? नॉट सिक्योर। यानी कि ये क्या है? एचटीटीपीएस। और ये किस पोर्ट पे बात कर रहा है? पोर्ट 80 पे। ठीक है। ये एप्लीकेशन का बिहेवियर है। तो हमारा जो एप्लीकेशन होता है वो दो पोर्ट पे काम करता है, इधर सिक्योर इधर नॉन सिक्योर। सिक्योर इज 443, नॉन सिक्योर इज 80। अधिकतर वेबसाइटें, बैंक्स, सब किस पे काम करती हैं? 443 सिक्योर एचटीटीपीएस। ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लोड बैलेंसर जब आप बनाओगे तो वो कहता है कि इस लोड बैलेंसर का क्या नाम रखना है। मैं बोलता हूँ ऐप सर्वर। ठीक है। वो बोलता है इसको किसके लिए बना रहे हो? इंटरनेट फेसिंग के लिए, यानी कि यूजर्स के लिए, या अपने इंटरनल काम के लिए, यानी कि अपनी कंपनी की वेबसाइट। कुछ चीजें ऐसी भी तो देखी होंगी ना आपने, जो बाहर की दुनिया के लिए बनती है, और कुछ होती है जो अंदर की दुनिया के लिए बनती है, जैसे अटेंडेंस सिस्टम, जैसे पंच सिस्टम। राइट। तो यहाँ पे भी वो पूछ रहा है कि ये जो लोड बैलेंसर आप ले रहे हो, ट्रैफिक मैनेज, ये अपने घर के लोगों को मैनेज करने के लिए चाहिए या बाहर के लोगों को मैनेज करने के लिए चाहिए? तो मुझे किसके लिए चाहिए? मुझे वेबसाइट एक्सेस करना है तो इंटरनेट फेसिंग। अगर अंदर के काम के लिए चाहिए होता तो इंटरनल लेता। ठीक है। यहाँ पे IP4। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि नेटवर्क बताओ। तो नेटवर्क मतलब ये एक रीजनल सर्विस है, यानी कि जब भी आप एक लोड बैलेंसर बनाते हो, ऊपर रीजन वो आता है। यानी कि कैसी सर्विस है ये? रीजनल। जहां पे भी आपको नेटवर्क पूछे, कोई भी सर्विस कि किस नेटवर्क में चलाना है, वो और यहाँ पे रीजन आए तो समझ जाओ वो सर्विस क्या है? रीजनल सर्विस है। तो मैं यहाँ पे क्या सेलेक्ट करूंगा? वीपीसी। किस वीपीसी में चलाना है जी मुझे? कॉर्पोरेट के लिए। तो ये क्या, मैं इसको बोल रहा हूँ कि मुझे एक लोड को बैलेंस करने के लिए बैलेंसर चाहिए, रिक्वेस्ट को मैनेज करने के लिए एक बैलेंसर चाहिए, और वो इस नेटवर्क में चाहिए मुझे। तो वो ये बोल रहा है इस नेटवर्क में किस रीजन में? मैंने बोला इस रीजन में। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये बोलता है कि आप जो भी करो, एक हाई अवेलेबिलिटी को कंसीडर करके करो। यानी कि सपोज करो कि आपके इस सबनेट में अगर इस सर्वर की तबीयत खराब हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो आपके पास कितने होने चाहिए? सेलेक्ट एटलीस्ट 2 अवेलेबिलिटी जोन। क्या बोल रहा है ये? आपके पास हमेशा 2 अवेलेबिलिटी जोन होनी चाहिए अगर आप लोड बैलेंसर सर्विस को यूज करने जा रहे हो। क्यों? क्योंकि ये आपको हाई अवेलेबिलिटी देगा। अगर एक अवेलेबिलिटी जोन में आपका कुछ खराबी हो जाता है तो आपकी वेबसाइट बंद नहीं होगी, दूसरे अवेलेबिलिटी जोन से चलती रहेगी। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक और अवेलेबिलिटी जोन्स को ले लेंगे।
राइट। तो आप यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप ले सकते हो, जो आपके पास सिक्योरिटी ग्रुप है। हमेशा ध्यान रखना, सिक्योरिटी ग्रुप जो होते हैं वो आपको एक ही सिक्योरिटी ग्रुप सब जगह यूज नहीं करना होता है। आप लोड बैलेंसर के केस में लोड बैलेंसर का सिक्योरिटी ग्रुप अलग रखो और सर्वर का सिक्योरिटी ग्रुप अलग रखो। ठीक है। तो आपको हमेशा सिक्योरिटी ग्रुप अलग अलग रखने हैं, एक ही सिक्योरिटी ग्रुप सबके लिए यूज नहीं करना है, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये यूज कर रहा हूँ, पर आप इसको अलग से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। आप अब ये पूछ रहा है आपके पास कैसा ट्रैफिक आएगा इस, तो हमारे पास सिक्योर ट्रैफिक तो है नहीं, क्योंकि उसके लिए तो एसएसएल इंक्रिप्शन टोकन्स खरीदने पड़ते हैं। हम यहाँ पे एचटीटीपीएस पे ही टेस्टिंग करेंगे। ठीक है। अब ये बोल रहा है लोड बैलेंसर कि मेरे पास जो भी आएगा वो पोर्ट 80 की रिक्वेस्ट तक जाने के लिए, यानी कि 80 से मिलने के लिए जाएगा। 80 क्या है, एक रिसोर्स है। तो ये बोल रहा है लोड बैलेंसर कि मेरे पास एक कान है, मेरे पास दो कान है, एक कान सुनेगा मेरा किसके किसके पास भेजने के लिए, 80 के पास, और एक कान है जो किसके पास भेजेगा, 443 के पास। 80 क्या है, नॉन सिक्योर, 443 क्या है, सिक्योर। तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर जो है उसके पास सिर्फ दो कान है। क्या है, सिर्फ दो कान है और वो दो चीजों को सुनता है। क्या, सिक्योर और नॉन सिक्योर। तो हम यहाँ पे 80 को टेस्ट कर रहे हैं, 443 को नहीं कर रहे हैं, बट 443 को भी हम कभी करेंगे नेक्स्ट सेशन में कभी। बट यहाँ पे आप ये समझ जाओ कि इसके पास दो कान है, एक सिक्योर चीजों को सुनेगा और एक नॉन सिक्योर चीजों को सुनेगा। जब ये सुनेगा तो ये पूछेगा कि आपको किससे मिलना है। वो बोल रहा है मुझे 80 से मिलना है। तो वो 80 से मिलने के लिए आपकी रिक्वेस्ट को सुपरवाइजर के पास भेजेगा कि जाओ, ये सुपरवाइजर आपको 80 तक ले जाएगा। मींस हमें यहाँ पे एक टारगेट ग्रुप बनाना होगा। राइट। तो टारगेट ग्रुप यहाँ से हम बनाते हैं, क्रिएट टारगेट ग्रुप। वो ये कह रहा है टारगेट ग्रुप किसको काम देगा, मैं बोल रहा हूँ इंस्टेंस को देगा, ये उसके लिए एक वर्कर होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट कर लो। ठीक है। किस नेटवर्क में है आपका टारगेट ग्रुप, मतलब किस नेटवर्क के वर्कर को काम देगा, तो मैंने यहाँ पे 192.168 ले लिया। यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, हेल्थ चेक, यानी कि जो भी इंस्टेंस मशीन इसके पास इस सुपरवाइजर के पास रहेंगे उनका हेल्थ चेक करता रहेगा रूट पे पिंग करके, कि भाई रूट पे कोई चीज चल रही है या नहीं चल रही है। अगर रिस्पांस आया, रिस्पांस का कोड क्या होगा, 200, अगर 200 आया तो वो समझेगा मेरे को वो जवाब दे रहा है। और अगर कुछ इसके अलावा कुछ और आया तो वो ये समझेगा कि ये जवाब नहीं दे रहा है और इसको हमें काम नहीं देना है। तो ये हेल्थ चेक करता है। हेल्थ चेक आप दोनों पे कर सकते हो, HTTP एंड HTTPS पे। ठीक है। नेक्स्ट करोगे आप, यहाँ पे क्या है, टारगेट ग्रुप का आपको नाम लेना है। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ TG1। ठीक है। तो मुझे अब इसको बताना है कि किस सर्वर को तुम्हारे पास रहना है, यानी कि किस वर्कर को मैं तुम्हारे साथ अटैच करूं। हेल्थ, देखो टारगेट ग्रुप एक सुपरवाइजर है, उसको वर्कर चाहिए, तो हमने ये वर्कर मतलब मशीन उसको दे दी यहाँ पे, और उसको बोला कि तुम्हारे को जो ये मशीन दे रहा हूँ इसके पास 80 नाम का काम है, इस 80 नाम का काम को वो एग्जीक्यूट करेगा, काम करके देगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इंक्लूड एज ए पेंडिंग। तो जैसे ही ये इंक्लूड हो जाएगा यहाँ पे आपका अटैच हो जाएगा ये वाला मशीन इस टारगेट ग्रुप के साथ, और ऐसी कई सारी मशीनें आप इस टारगेट ग्रुप को दे सकते हो। आपने अभी एक लेबर उसे दिया है, आप एक और लेबर दे सकते हो, एक और लेबर दे सकते हो, और मल्टीपल लेबर आप उसको असाइन कर सकते हो। ठीक है। अब देखो इसमें भी बड़े सारे ट्विस्ट हैं। भाई सुपरवाइजर है, उसको आपने वर्कर तो दे दिया, पर वो वर्कर भी क्या है, वो वर्कर काम करने लायक होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसकी टेस्टिंग भी ये टारगेट ग्रुप करता है। यानी कि यहाँ पे आपका जो टारगेट ग्रुप है अभी इसके पास कोई काम नहीं है, कह रहा है अनयूज्ड, यानी कि इसके पास कोई काम नहीं आ रहा है। कैसे आएगा भाई, अभी काम किसी ने दिया ही नहीं,
तो आप यहाँ पे जैसे ही इसको रिफ्रेश करोगे, आपको अब TG1 यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी आपने TG1 बनाया है, टारगेट ग्रुप बनाया है, यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट लेवल पे क्या करना है, क्रिएट लोड बैलेंसर, यहाँ पे स्मॉल कर दो, स्मॉल कर दो। ठीक है, स्पेस हटा दो। ऐप ALB1 नाम दे दो आप इसको, जिससे आपको समझ में आए चीज, और क्रिएट कर दो। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है दो सबनेट होने चाहिए, एटलीस्ट 2 सबनेट। क्यों होने चाहिए, हाई अवेलेबिलिटी के लिए, क्योंकि आप कोई एडवांस चीज करने जा रहे हो, इसीलिए तो कर रहे होगे, जिसके लिए आपका बिजनेस चल रहा है। और आप अब अपने बिजनेस में क्यों रिस्क ले रहे हो एक अवेलेबिलिटी जोन। तो कभी भी 2 अवेलेबिलिटी जोन जहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ जाए, जो समझ लेना है कि वो इन्वायरमेंट आप एडवांस इन्वायरमेंट बना रहे हो, हेवी इन्वायरमेंट बना रहे हो, तो आप वहाँ पे 2 अवेलेबिलिटी जोन लेके चलिए। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमारे VPC में जाके हमें 2 अवेलेबिलिटी जोन चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे, अपने VPC में आएंगे, यहाँ पे सबनेट में आएंगे, यहाँ पे सबनेट तो 2 दिखा रहा है, कॉर्पोरेट है ना ये। हम्म, तो यहाँ पे क्यों नहीं दिखा रहा है, पेटीएम कॉर्पोरेट पब्लिक। पसंद दे रहे थे हमारे पूरी बातों में फंसा दे। एटलीस्ट 2 सबनेट मस्ट बी स्पेसिफाइड। हाँ ठीक है भाई, मेरे को 2 सबनेट दे दूंगा मैं। अच्छा, यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपने जो अवेलेबिलिटी जोन लिया है वो एक ही लिया है, AP South 1 और AP South 1। तो आप एक और सबनेट बनाओ जो AP South B में भी लो। राइट, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पब्लिक सबनेट 1B, और यहाँ पे 1B, और यहाँ पे ब्लॉक क्या लोगे, 192.168.3.0/24। तो जैसे ही आप यहाँ पे लोगे, अब इसके पास 1B में भी बन जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप आओगे, ठीक है, अब वो दिखा रहा है 2। ठीक है, तो आप इस 2 को ले लो, यहाँ पे पब्लिक ले लो, यहाँ पे पब्लिक ले लो। ठीक है, अब आप नेक्स्ट करके एग्जीक्यूट कर दो, आपका लोड बैलेंसर रेडी हो गया। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ आगे लोड बैलेंसर। अब आपका एक लोड बैलेंसर यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, प्रोविजनिंग, यानी कि ये सेटअप कर रहा है चीजों को। और जब ये सेटअप कर देगा, तो आपको यहाँ पे क्या दिखाएगा, एक्टिव। तो इसे एक्टिव आने दो। तो इसमें एक डाउट है। बताता हूँ मैं, पहले इसको एक्टिव हो जाने दो।
ठीक है। सो ये एक्टिव हो गया। ठीक है। अब मुझे देखो, एक्टिव होने के बाद दो चीजें चेक करनी है कि एक्टिव तो हो गया ये जो आपने बैलेंसर बनाया। ठीक है। अब ये बैलेंसर जो है आपका, वो एक तरह से किसको काम दे रहा है? टारगेट ग्रुप को। यानी कि इसके पास जो भी आएगा रिक्वेस्ट को लेके, ये अगला पर्सन, यानी कि जो टारगेट ग्रुप है आपका, उसको ये काम दे रहा है। राइट? किसको काम दे रहा है? फॉरवर्ड कर रहा है आपकी रिक्वेस्ट को इस टारगेट ग्रुप को। तो आपके पास जो टारगेट ग्रुप है, वो टारगेट ग्रुप का जो हेल्थ स्टेटस है, वो हेल्दी आना चाहिए। जब तक ये हेल्दी आएगा नहीं, ये कोई काम करेगा नहीं। ठीक है। तो अब क्या हम करने वाले हैं? हम क्या करने वाले हैं, सेम चीज को अब हम जो पहले आईपी के थ्रू एक्सेस कर रहे थे, अब हम उसको लोड बैलेंसर के थ्रू एक्सेस करेंगे। और वो कैसे होगा? इस लोड बैलेंसर का जो नेम है, क्या, डीएनएस, जो इसका नाम है, उस नाम को हम कॉल करेंगे और वो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, डीएनएस। अब अगर हम डीएनएस को कॉल करेंगे, यानी कि अब हम लोड बैलेंसर को बोल रहे हैं, यानी कि अब हम इसकी जगह लोड बैलेंसर को अप्रोच करेंगे यहाँ पे। पर हम इस लोड बैलेंसर के पास कौन सा ट्रैफिक लेके जाएंगे? नॉन सिक्योर, क्योंकि कौन सा हमने सेटअप किया हुआ है? एच टी टी पी 80 पोर्ट। तो हम इसको बोलेंगे एच टी टी पी पे लोड बैलेंसर के पास रिक्वेस्ट लेके जाओ। तो जैसे ही देखो, अब यहाँ पे आईपी यूज नहीं हो रहा है। अब क्या यूज हो रहा है? नेम यूज हो रहा है। नेम का मतलब, अब सर्वर पे डायरेक्टली आपकी रिक्वेस्ट नहीं जा रही है। अब रिक्वेस्ट किसके पास जा रही है? लोड बैलेंसर के पास। लोड बैलेंसर किसको रिक्वेस्ट भेजेगा? टारगेट ग्रुप के पास। टारगेट ग्रुप किसको रिक्वेस्ट भेजेगा? सर्वर के पास। तो जैसे ही आप एंटर करोगे यहाँ पे एचटीटीपी, आप अपनी साइट का नाम, तो ये आपकी रिक्वेस्ट को लोड बैलेंसर के पास लेके जाएगा। और आपको जो कॉल करना है वो करना है एचटीटीपी। ठीक है। तो ठीक है, तो एक ये चीज करनी है। करने से पहले हमारा जो सर्वर है, कौन सा, EC2, उस सर्वर में आपके पास एवरीथिंग अलाउड होना चाहिए। इसीलिए मैंने सेम सिक्योरिटी ग्रुप ओपन कर लिया। ये क्या, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको बंद, नेक्स्ट। लोड बैलेंसर लग गया आपका यहाँ पे। ठीक है। लिसनर लग गया। टारगेट ग्रुप लग गया। सिक्योरिटी क्या है? डिफॉल्ट, इसको चेंज कर दो। इसको डिफॉल्ट से हटा के ये कर दो। ठीक है। क्योंकि ये लोड बैलेंसर है, इसकी भी सिक्योरिटी ग्रुप होगी, यानी कि इसके पास कौन कौन आ सकता है, यहाँ पे ये सिक्योरिटी गार्ड उसको मैनेज करेगा। ठीक है। तो आप जैसे ही आप यहाँ पे एक्सेस करोगे, आपको वेबसाइट लोड हो जाएगी। आया समझ में? तो अब आपकी रिक्वेस्ट लोड बैलेंसर पे जा रही है। ठीक है। अब आपका लोड बैलेंसर रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा है। अब आपकी रिक्वेस्ट सर्वर पे डायरेक्टली नहीं जा रही है। क्या फायदा है? फायदा ये है कि यहाँ पे आपको मॉनिटरिंग मिल जाता है, कितनी रिक्वेस्ट आपके सर्वर पे आ रही है, कितनी नहीं आ रही है, कितना काउंट बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, कितनी रिक्वेस्ट फेल हुई, नहीं हुई। आपको यहाँ पे एक प्योर विजिबिलिटी मिल जाती है कि आपके इन्वायरमेंट में कितनी रिक्वेस्ट आ रही है, कितनी फेल हो रही है, हर एक मिनट कितनी रिक्वेस्ट आ रही है, हर एक घंटे कितनी आ रही है। आप इसकी विजिबिलिटी ले सकते हो। दूसरा, सर्वर आपका पब्लिक फेसिंग में था, पब्लिक आईपी था, उस पब्लिक आईपी को आप हटा सकते हो, उस पर प्राइवेट आईपी रख सकते हो। ठीक है। दूसरा, अब आपके पास एक सर्वर हो, दो सर्वर हो, तीन सर्वर हो, चार सर्वर हो एप्लीकेशन में, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? टारगेट ग्रुप में उन सारे सर्वर्स को ऐड कर सकते हो
तो अब जो भी रिक्वेस्ट आपके पास आएगी वो रिक्वेस्ट आपकी सर्वर्स पे इक्वली डिवाइड हो जाएगी, यानी कि एक, अगर अभी के डेट में इस इन्वायरमेंट में अगर 10 रिक्वेस्ट आ रही है तो 10 की 10 रिक्वेस्ट उस सर्वर पे जा रही है। अगर यहाँ पे एक और सर्वर होता आपके पास और 10 रिक्वेस्ट आती तो 5 एक सर्वर पे, 5 एक सर्वर पे, और इस मेथड को हम लोग बोलते हैं राउंड रॉबिन ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रैफिक का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक तरह से राउंड रॉबिन डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, यानी कि जो भी ट्रैफिक आएगा वो ट्रैफिक इक्वली दोनों सर्वर्स पे बराबर, अगर 4 सर्वर है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। राइट, अगर जितने भी सर्वर हो, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट हो, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, यानी कि 10 है तो आधा आधा कर देगा, तो जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी उनको अवेलेबल रिसोर्स के हिसाब से उन ट्रैफिक को क्या करेगा, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली चीज ये है कि जब भी हम लोड बैलेंसर बनाएंगे, हमारे पास ऊपर जो मैंने ये 2 लाइनें लिखी थी आपको बाद में बताने के लिए, वन टारगेट ग्रुप, और दूसरा आपके पास जो ट्रैफिक है वो किस तरह का ट्रैफिक है, लिसनर। ये दो चीजें हमें बतानी होती है किसको, लोड बैलेंसर को। ठीक है, सो लोड बैलेंसर को यूज करके आप अपनी ट्रैफिक को मॉनिटर कर सकते हो, ट्रैफिक को सिक्योर कर सकते हो, अपने नेटवर्क को आप सिक्योर कर सकते हो, अपने पब्लिक सर्वर को पब्लिक से हटा के प्राइवेट कर सकते हो। ये सारी चीजें आप कर सकते हो बाया यूजिंग लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंसर आपको प्रोडक्शन सिस्टम में देखने को बहुत मिलेगा। राइट, तो जब भी आप कोई भी प्रोडक्शन सिस्टम देखोगे, लाइव सिस्टम देखोगे, गो लाइव देखोगे, जहाँ पे बिजनेस हो रहा है, वहां पे कोई भी इन्वायरमेंट डायरेक्टली फेसिंग में अवेलेबल नहीं होता है, कोई भी सिस्टम डायरेक्टली अप्रोच नहीं होता है, कोई भी पब्लिक आईपी डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होती है। वहां पे उन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए क्या मैन यूज होता है, ट्रैफिक मैनेजर, यानी कि ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए मैनेजर यूज होता है। और यहाँ पे हमारा ट्रैफिक जो मैनेज कर रहा है वो AWS की सर्विस जो है वो मैनेज कर रही है, जिसका नाम है ELB। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रैफिक को मैनेज कर सकते हो आप, और जब भी आप कोई भी इन्वायरमेंट को मैनेज करोगे आपको इस तरह के बैलेंसर को मैनेज यूज करना पड़ेगा। पूछिए, कोई कुछ पूछ रहा था। हाँ, एक क्वेश्चन था। हम्म। आप इसमें SSL टर्मिनेशन और रिवर्स प्रॉक्सी, एच प्रॉक्सी के बारे में बताएंगे या फिर इतना ही बताएंगे थोड़ा सा? देखो, SSL हम लोग बात कर सकते हैं। SSL एक तरह से सिक्योरिटी पोस्चर है, बट SSL आपके पास होना चाहिए। राइट, हाँ, तो यहाँ पे एक जैसे। चीज और बताने वाली चीज है जो मे बी मैं आपको बता सकता हूँ, कि आप जो है वो जब लोड बैलेंसर यूज करते हो तो आपको AWS जो है वो फ्री में SSL देता है, यानी कि जब भी आप ELB यूज करते हो, किसका, AWS का, तो आपको वो SSL देता है। राइट, SSL प्रोवाइड करता है, यानी कि आपको एक जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, जो कि SSL होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट देता है जब आप उसका SSL यूज करते हो तब। ठीक है, बट ये जो SSL होता है वो SSL आपका डाउनलोडेबल नहीं होता, यानी आप उसको डाउनलोड नहीं कर सकते हो, या यानी कि आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन होता नहीं है। राइट, ओके। और ठीक है, रिवर्स प्रॉक्सी और और एच प्रॉक्सी में क्या रहता है? हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ आपको कि आप यहाँ पे सर्टिफिकेट का जो यूज है वो कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे अपने लोड बैलेंसर को लिसनर के अंदर, तो आपके पास जो लोड बैलेंसर है उसमें आप जब क्रिएट करते हो ऐड लिसनर, तो आप जब यहाँ पे 443 देते हो, राइट, जो HTTPS है, तो आप यहाँ पे सेम लेवल पे ऑथेंटिकेशंस को यूज करते हो। राइट, सो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे आपको अपना सर्टिफिकेट यूज करना होता है। राइट, तो आप यहाँ पे सर्टिफिकेट यूज कर सकते हो। उस सर्टिफिकेट को यूज करने के लिए आपके पास जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक डोमेन होना चाहिए। ठीक है, सो डोमेन नाम की चीज आपके पास होनी चाहिए। वो डोमेन
आप कोई भी साइट, वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाली जो चीज है ना, मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा जब मैं अभी आपको राउट 53 पढ़ाऊंगा। ठीक है, सो राउट 53 इज डीएनएस मैनेजमेंट। ठीक है, सो जब मैं आपको राउट 53 बनाऊंगा तो उसमें एक डोमेन हम लोग लेंगे, और उस डोमेन पे हम लोग एक एसएसएल जनरेट कर सकते हैं। तो वो मैं आपको करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, कि ओके। एसएसएल का एक्चुअली। एसएसएल का हम्म। डोमेन, एसएसएल का जो बाइंडिंग है, जो रिकॉर्ड क्रिएशन है, तो अभी के डेट में जो मैंने किया है वो कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और रिवर्स प्रॉक्सी रेसिप्रोक्सी का थोड़ा सा अगर बता दें तो कैसे रहता है इन सब चीजों में। रिवर्स प्रॉक्सी आप किस एंगल में पूछ रहे हो, जैसे कि आपको क्या करना है, जैसे जैसे कोई। मैंने सेटअप में देखा है, जैसे एप्लीकेशन पर रिक्वेस्ट आई एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे, उसके बाद वो रिवर्स प्रॉक्सी में भी सर्वर्स रहते हैं वहाँ पे, मतलब ट्रैफिक मूव कराने के लिए चेक करते हैं, कुछ तो रहता है उसमें, समझ में नहीं आता थोड़ा सा, देखो यहाँ मतलब पे रोल क्या रिवर्स होता है। प्रॉक्सी और ये सारी चीजें जो हैं वो हम लोग राउट 53 में देखेंगे, जहाँ पे अच्छा। एक रिकॉर्ड को आप इंटरनली कैसे पॉइंट कर सकते हो, हम्म। रिसोर्स से डायरेक्टली कैसे अटैच कर सकते हो। मेरे को आप जो बोल रहे हो रिवर्स प्रॉक्सी, यहाँ पे कोई रिवर्स प्रॉक्सी तो वैसा है नहीं। यहाँ पे एक चीज और है जिसे हम लोग बोलते हैं रूलिंग, राइट। तो यहाँ पे रूलिंग नाम की चीज है जिसमें आप अपनी, शायद शायद आप इसको ही बोल रहे होगे रिवर्स प्रॉक्सी, जिसमें आप अपने रूल्स को क्रिएट कर सकते हो, राइट। सो से फॉर एग्जांपल आप पोर्ट 80 पे कोई रूलिंग लिखना चाहते हो, तो वो आप रूलिंग लिखना चाह सकते हो। जैसे आप अपने कोई वेबसाइट बनाई है, राइट। सो आप कोई वेबसाइट है आपके पास, उसमें आपको कोई रूल्स लिखने हैं, तो आप उन रूल्स को लिख सकते हो। ये आप ट्रीट कर सकते हो कि ये आपके लिए, जैसे कि अभी कोई भी रूल नहीं लिखा है, तो वो डायरेक्टली इस फॉरवर्ड मतलब कर रहा है इस टारगेट ग्रुप पे। आप एक और रूल लिख सकते हो, से फॉर एग्जांपल आप टेस्टिंग इस पे, नेक्स्ट। ठीक है, तो इस तरह की रूलिंग आप लिख सकते हो, जिसे आप बोल सकते हो कि पाथ बेस्ड, सोर्स आईपी बेस्ड, हेडर बेस्ड, यानी कि अगर किसी का पाथ अगर ये है स्लैश लॉगिन, राइट, जैसे होता है ना वेबसाइट बनाते हैं तो www.paytm.com/login, जहाँ पे वो आपको लॉगिन पूछता है, राइट। तो उसके लिए आप ऐसा पाथ सेट कर सकते हो कि अगर उसका पाथ ये है तो उसको मुझे किस पे भेजना है, राइट। तो आप उसमें डाल सकते हो कि उसका अगर लॉगिन आता है तो वह है login/authentication, राइट। इस तरह की रूलिंग आप यहाँ पे लिख सकते हो, कंडीशनिंग। शायद आप इसको रिवर्स प्रॉक्सी बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। मेरे को भी पूरी तरह पता नहीं है एक्चुअली, इसलिए मैंने पूछा हाँ, आपसे। तो मुझे जो आपको आपके क्वेश्चन से सेंस आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप जो है अपने लोड बैलेंसर पे बहुत सारी कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हो, रूलिंग लिख सकते हो कि कोई अगर मेरी वेबसाइट पे आ रहा है और उसका पाथ ये है लॉगिन, तो उसको यहाँ पे भेज दो। कोई आ रहा है, अगर उसका हेडर ये है क्या, www या https paytm.com/, क्या, साइन अप। तो साइन अप के केस में आप यहाँ पे भेज दो, कहाँ पे, वेयर लॉगिन साइन अप। ठीक है, ये सारी कंडीशनिंग आप डाल सकते हो। ये कंडीशनिंग ही एक तरह से क्या है, यही रिक्वेस्ट को प्रोसेस करती है। अगर ये कंडीशन मैच होगी तो आपकी फॉरवर्डिंग हो जाएगी। ठीक है, आप चाहते हो कोई ऐसी रूल हो जो कोई इस आईपी से आए, उसको आने दो, इसके अलावा कोई और आईपी से आ रहा है उसको ब्लॉक कर दो। आप कोई हेडर में स्ट्रिंग ऐड करना चाहते हो, कोई क्यूरी स्ट्रिंग ऐड करना चाहते हो, आप कर सकते हो। तो ये सारे के सारे एक तरह से फॉरवर्डर है, फॉरवर्डर ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। तो आप इसको प्रॉक्सी वाला जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं उसको इससे रिलेट कर रहा हूँ कि शायद आप ये पूछना चाह रहे हो कि अगर मुझे कोई रिक्वेस्ट कहीं फॉरवर्ड करना है, रिवर्स करना है,
कोई रिक्वेस्ट आए वहां जाए, तो इस तरह की चीजों को आप रूलिंग में कर सकते हो। यहाँ पे एक सेक्शन है जो आप रूल बना सकते हो। और मोस्टली ये जो चीज है ना यहाँ पे रूलिंग का, ये आपको एप्लीकेशन टीम बताती है, यानी कि जो एप्लीकेशन जिसने बनाया होता है वो आपको बताता है कि मेरे इस लोड बैलेंसर पे एक कंडीशन को ऐड कर दो। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक कंडीशनिंग भी ऐड कर सकते हो, राइट। तो मैं यहाँ पे राउट 53 हटा रहा हूँ, ये हम बाद में देखेंगे। और और ठीक है। दूसरा ये जो टारगेट ग्रुप आपने जो बताया, राइट, तो टारगेट ग्रुप बेसिकली इट विल चेक द हेल्थ ऑफ द EC2 इंस्टेंसेस, राइट? करेक्ट। तो वो किसी भी चीज को वो आ, आपको जो वर्कर मिला है टारगेट ग्रुप को, उसका उसको काम देने से पहले वो देखता है तो ये हर कि रिक्वेस्ट से पहले ओके। करेगा क्या? हाँ, उसका हेल्थ आएगा। ठीक है, वो हर रिक्वेस्ट को देखने से पहले नहीं, वो पहले से ही देखता रहता है वो। यानी कि एक टाइम सेट होता है यहाँ पे, जिस टाइम पे वो इंटरवल, उस टाइम इंटरवल में वो हमेशा जाके देखता रहता है, राइट। ओके। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे टारगेट ग्रुप को, तो यहाँ पे एट्रीब्यूट है ऑप्शन जहाँ पे कितने सेकंड में वो जाके ट्रैफिक को देखेगा। तो यहाँ पे 300 सेकंड में, यानी कि हर 5 मिनट में जाके 5 मिनट। वो सर्वर से बात करता है कि भाई तुम ठीक हो या नहीं हो, राइट। तब उसका एक स्टेटस मेंटेन करता है। सर इसका 200 ओके जो आता है वो सर कैसे देख सकते हैं? हाँ, तो इसका जो 200 आता है ना, आप यहाँ से देख सकते हो, जो इसके हेल्थ चेक में ऑप्शन रहता है, राइट। तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे दिख रहा है यस। सक्सेस ऑर्डर इज 200। आप कोई ऐसा एरर आता है उसको चेंज भी कर सकते हो। तो अगर आपको मान लो किसी और एरर कोड को पास कराना हो, बाईपास करना हो, तो आप 200 को, वो मानता है कि अगर मुझे रिस्पॉन्स 200 आ रहा है मेरे लिए ओके है, बट कोई और कोड आ रहा है जिसे ओके कराना है, तो आप यहाँ पे कॉमा डाल के वो बता रहा है कि आप इस रेंज की वैल्यूज को डाल सकते हो, कैसा, कॉमा को डाल के। तो आप चाहते हो 302 आ रहा है उसको भी पास कराना है, यहाँ 302 लिख के सेव कर दो, वो 302 को भी ओके ट्रीट कर लेगा। पर वो सर गलत माना जाता है, हम हमें जो भी चीज 200 रिटर्न कर रही है हमें उसी को पास कराना हो। सर ये इसमें सर केवल सक्सेस को ही सर अलाउ कर रहा है ना, क्योंकि 200 से 290 हाँ, तो तक। सक्सेस को ही तो अलाउ करना है। अगर अब 300 फेलियर करेंगे को तो क्या सर वो तो, करोगे? हाँ अगर 300 को सर अगर हम यहाँ पे एडिट करते हैं या 500 को, हम्म। और ये उसको सक्सेस ट्रीट करता है तो सर वो तो फिर गलत हो जाएगा। हाँ, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि हमें वो चीज नहीं करनी है। बट अगर कोई ऐसा एरर कोड आता है जो आपको लगता है ये सक्सेस है, ये सक्सेस होना चाहिए इसके लिए, तो आप वो चीज यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके सर समझ गया। हम्म। ठीक है। तो देखो, यहाँ पे हम लोग जो रूलिंग होती है बेसिस ऑन कंडीशन फॉर एप्लीकेशन, वो भी लोड बैलेंसर के अंदर आप कर सकते हो। और वो रूलिंग जो बताता है वो एप्लीकेशन आर्किटेक्ट या एप्लीकेशन डेवलपर बताता है कि इस लोड बैलेंसर पे कुछ कंडीशंस डाल दो, अगर वो कंडीशंस मैच होंगी तो वो एग्जीक्यूट होगा। वो आप कर सकते हो। और वो सेक्शन कौन सा होता है, रूलिंग सेक्शन, जिसपे कहाँ पे मेंशन होती है, कंडीशनिंग होती है। और वो बहुत सारी कंडीशनिंग आपको देता है, वो आप यूज कर सकते हो। और उसका गाइडेंस आपको जो देगा वो एप्लीकेशन डेवलपर देगा कि वो रूल सेट क्या रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसने किस पाथ पे, किस कंडीशन पे क्या चीज बनाई है। ठीक है। बट वो काम आपको करना पड़ेगा, तो आप कर सकते हो रूल्स में जाके। करेक्ट। तो यहाँ पे रूल्स बुक आपको मिलता है जिसमें आप बहुत सारी कंडीशनिंग को डाल सकते हो। दूसरा, आप एक से ज्यादा टारगेट ग्रुप बना सकते हो, यानी कि एक ही लोड बैलेंसर को जो रिक्वेस्ट आ रही है एक लोड बैलेंसर पे, उसकी रिक्वेस्ट को आप एक टारगेट ग्रुप पे या मल्टीपल टारगेट ग्रुप भी आप एक लोड बैलेंसर को अटैच कर सकते हो। तो मल्टीपल लोड बैलेंसर आप बना सकते, मल्टीपल टारगेट ग्रुप आप बना सकते हो, और उसको अटैच कर सकते हो सिंगल लोड बैलेंसर के साथ। ठीक है। तो आप, ऐसा नहीं है कि एक लोड बैलेंसर बनाया और उसका काम एक ही टारगेट ग्रुप के साथ अटैच्ड है। आप एक और टारगेट ग्रुप बना सकते हो
एक और टारगेट ग्रुप बना सकते हो और उसको लोड बैलेंसर, सेम लोड बैलेंसर के साथ डिफरेंट पर्पज के लिए, कभी कभी होता है ना, एक ही सर्वर पे हमारी मल्टीपल वेबसाइट चलती है, पेटीएम भी चल रहा है, पेटीएम का साइन अप भी चल रहा है, पेटीएम का रजिस्ट्रेशन भी चल रहा है, पेटीएम का लॉगिन भी चल रहा है। तो ऐसी मल्टीपल चीजें आप एक ही सर्वर पे बनाते हो, उस केस में आप मल्टीपल टारगेट ग्रुप बना सकते हो। उसके लिए आपको अलग अलग लोड बैलेंसर बनाने की जरूरत नहीं है, यानी कि एक ही ट्रैफिक मैनेजर से आप बहुत सारे काम करा सकते हो। ठीक है, तो ये बेनिफिट है इसका। तो तीन चीजें आपको बतानी थी। AWS जब हमें लोड बैलेंसर देता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट SSL देता है। दूसरा, इस फ्री ऑफ SSL को यूज करने के लिए आपके पास डोमेन होना चाहिए, और वो वाली चीज हम राउट 53 में करेंगे कल, जब हमारे को डोमेन से चीजें सीखनी होगी। ठीक है, तो वो भी मैं आपको करके थोड़ा दिखाऊंगा, क्योंकि थोड़ा वो इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आपको थोड़ा सा मजा भी आएगा देखने में कि क्या क्या डोमेन से रिलेटेड है, क्योंकि डोमेन होस्टिंग और वेबसाइट होस्टिंग, एप्लीकेशन होस्टिंग, साइट होस्टिंग, ये सारी चीजें जो है ना वो डिपेंड करती है आपकी राउट 53 पे। ठीक है, तो ये हम कल करेंगे इसको, और इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे राउट 53। तो ये नटशल है आपका। इसी तरह से आप बना सकते हो क्या, सेम चीज जो मैंने बनाई है, आप बना सकते हो क्या, टारगेट ग्रुप बना सकते हो, और आप और भी लोड बैलेंसर बना सकते हो। आपको करना कुछ भी नहीं है, लोड बैलेंसर में आइए, क्रिएट लोड बैलेंसर कीजिए। नेटवर्क का पर्पज है, अगर आपको कोई हाई परफॉर्मेंस काम करना है, आपको कोई ऑफलोडिंग करनी है, कोई अपलोडिंग करनी है, कोई सर्टिफिकेट डिप्लॉयमेंट करना है, कोई यूडीपी पे काम करना है, तो इस तरह के काम को आप नेटवर्क लोड बैलेंसर के थ्रू कर सकते हो। तरीका सेम है, एवरीथिंग इज सेम, नो डिफरेंस। बस अंतर है यहाँ पे आप लिसनर ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे TCP आ रहा था, यहाँ पे आप इसको UDP कर सकते हो। तो इसमें जो तीसरा, रिक्वेस्ट आपने बताई थी एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में HTTP और HTTPS, राइट? इन हम्म, केस ऑफ नेटवर्क, और तीसरा कौन सा बताया था आपने? गेटवे। तो गेटवे के गेटवे। तो केस में, इसमें हाँ, इसमें जो रिक्वेस्ट टाइप होगी वो किस टाइप से आएगी? इनका यूआरएल किस हाँ, तो टाइप से जैसे रहता है? मान जैसे लो आप नेटवर्क। कुछ ट्रैफिक को पोर्ट 80 पे भेजना चाहते हो, और कुछ आपको डाउनलोडिंग की रिक्वेस्ट भी हैंडल करनी है, तो आप उसको UDP पे भेजना चाहते हो। ठीक नहीं, है, तो यहाँ मतलब पे, यूआरएल किस टाइप का रहता है? नहीं, जैसे मान लो, जैसे आप कोई कंटेंट, जैसे आपने कोई वेबसाइट बनाई, अब उसमें होता है ना, जैसे आपने ये बना दिया हॉट स्टार, राइट? अब हॉट स्टार या यूट्यूब बना दिया आपने, यूट्यूब में देखा होगा कि आप वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हो, वीडियो को अपलोड भी कर सकते हो, और वीडियो को स्ट्रीम करके देख भी सकते हो। तो ऐसी करेक्ट। अगर कोई चीज आपको बनानी है, ऐसा कोई वेबसाइट आपको बनाना है जिसमें मल्टीपल पोर्ट पे आपको काम करना है, उस केस में आप NLB का यूज कर सकते हो। कोई IP बेस्ड, कोई TCP बेस्ड आपको फॉरवर्डिंग करनी है, वो भी आप NLB को यूज कर सकते हो। यानी कि आप यहाँ पे अगर आप नक्शल में देखो, तो आपके पास ये तीन ऑप्शन मिलते हैं। क्या, TCP लेयर पे काम करना है, UDP लेयर पे काम करना है, TLS लेयर पे काम करना है। ये तीन चीजें हैं, ये तो मिक्स हो गया, आप दोनों एक ही जगह कर रहे हो। बट इस तरह की ट्रैफिक को जब भी आप मैनेज करना चाहते हो, TCP, LDP, UDP, उस केस में आपको NLB का यूज करना है। ठीक है, यानी कि कोई रिक्वेस्ट आप कहीं पे भेजना चाहते हो, चाहे वो एप्लीकेशन के लिए भी हो सकता है, किसी सॉफ्टवेयर के लिए भी हो सकता है, किसी नेटवर्क इक्विपमेंट के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो ओके, तो अंतर कुछ इसका नहीं है। हम्म, इसका डेमो देखेंगे हम नेटवर्क का। देखो, नेटवर्क का डेमो इसका देखने के लिए ना मुझे, मतलब कुछ ऐसी चीज बनानी होगी जो, जैसे मैंने आपको बोला, जहाँ पे अपलोडिंग, वेबसाइट डाउनलोडिंग, तो इसका यूज केस थोड़ा सा हैवी
है, तो उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा उस चीज को समझने के लिए। तो मैं आपको एक काम देता हूँ, एक काम करते हैं, अगर आप इसको ट्रायल करना चाहते हो तो आप इसका यूज केस कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प दे रहा हूँ इन द वे ऑफ टू डू में। तो आप थोड़ा सा टू डू कर सकते हो, किसका? एनएलपी का। सो एनएलपी का टू डू करने के लिए आपको आप इसको करना अगर नहीं हो तो मैं कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं आपको हेल्प नहीं करूंगा। सो एनएलपी के केस में आप एक काम करना, आप सिंपली एक सर्वर बनाना, ठीक है? सर्वर क्रिएट करना और एक सर्वर पे 80 पे कोई वेबसाइट बना देना, ठीक है? राइट। दूसरा एक सर्वर बनाना जिसमें आपको आरडीपी लेना हो, यानी कि आपका ये जो प्रोटोकॉल हो गया टीसीपी हो गया, राइट? सो ये टीसीपी में ही आता है, पोर्ट 80 जो होता है वो टीसीपी प्रोटोकॉल है, यानी कि आप उसको बोल सकते हो एचटीटीपी या पोर्ट टीसीपी 80 पे काम करता है। अब यूडीपी में आप इसी एप्लीकेशन में ठीक है, इसी एप्लीकेशन में एक अपलोड या डाउनलोड का सेक्शन बना लेना, जिस जो कि काम करेगा आपका यूडीपी पोर्ट 53 पे। ठीक है, मैं इसका भेजूंगा आपको, ठीक है? आप उसको एज इट इज फॉलो करके बना सकते हो, ठीक है? तो ठीक मैं है। आपको एक इसका यूज केस जो है और तीसरे सर्वर जो बचा उसका भी है ना, तो एक पूरा एनएलबी के कंप्लीट हो जाएगा। गेटवे के लिए आपके पास फायरवॉल होना चाहिए एक्चुअली, राइट? सो फायरवॉल एक डिवाइस होना चाहिए, अंतर कुछ भी नहीं है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि अगर आप कोई गेटवे लोड बैलेंसर बना रहे हो तो आपके पास वो पूछता है, सेम वे है, वो हम्म। पूछता है कि आप जो रिक्वेस्ट भेजना चाहोगे वो किसको भेज रहे हो, राइट? तो आप यहाँ पे जब भी एक गेटवे लोड बैलेंसर बनाते हो ABCD, आपको आपके यहाँ पे नेटवर्क सेलेक्ट करना होता है। तो आप कॉर्पोरेट कोई भी ले लो, दो अवेलेबिलिटी जोन ले लो, ठीक है? और यहाँ पे जब आप लोड बैलेंसर को क्रिएट करोगे तो वो आपसे पूछेगा फॉरवर्ड कहाँ पे करना है मुझे, यानी कि मेरे पास जो भी आएगा मैं उसको कहाँ पे भेजूं। तो यहाँ पे क्रिएट टारगेट ग्रुप जब करोगे आप, तो आपके पास यहाँ पे एक प्रोटोकॉल है, राइट? जो कि कहता है कि आप इस प्रोटोकॉल के बेस में जितने भी फायरवॉल सिस्टम होते हैं, यानी कि आप इसकी फॉरवर्डिंग वहां पे कर दो जहां पे आपका फायरवॉल है। तो ऊपर वाला ऑप्शन जो था इंस्टेंस ना लेके आपको क्या लेना पड़ेगा? अपने फायरवॉल का आईपी। जो भी आपके सिस्टम में फायरवॉल चल रहा हो या जो भी फायरवॉल सिस्टम चल रहा हो उसका आप यहाँ पे आईपी लोगे और अपने यहाँ पे लिख दोगे TLB GLP, और उसका आईपी आप बस मेंशन कर दोगे जिस पे आपका फायरवॉल चल रहा है, ठीक है? तो नेक्स्ट लेवल पे जैसे ही आप जाओगे, यहाँ पे वो वाला आईपी लिख दो जहां पे आपका फायरवॉल चल रहा है, जहां पे आपने सिक्योरिटी का सॉफ्टवेयर रखा हुआ है जो आपकी रिक्वेस्ट को स्कैन करता है, वर्नेबिलिटी करता है। वो फायरवॉल का आईपी आप यहाँ पे, तो मान लो फायरवॉल का आईपी 3.10 है तो 3.10 ला लो। फिर क्या करेगा, ये 3.10 पे रिक्वेस्ट को भेजेगा, ठीक है? और वहां से फिर आप क्या कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, यानी कि आपका जब रिक्वेस्ट हो जाएगा तो आप यहाँ पे इस ग्रुप को बना सकते हो। सपोज करो ये आपका बन गया, बट अभी के डेट में ये एक इन्वायरमेंट को भेज रहा है, राइट? यानी कि आपने जो लोड बैलेंसर बनाया है इसमें अभी टारगेट कोई है नहीं। तो आप यहाँ पे टारगेट डाल सकते हो कोई भी, जैसे कि आपके पास मशीन हो, जैसे एक और फायरवॉल हो, आप वो फायरवॉल डाल सकते हो। तो सपोज करो 3.11, ठीक है? ऐड आईपी, ठीक है? तो ये ऐसे करते करते वो आपके जितने भी फायरवॉल डिवाइस है, से फॉर एग्जांपल आपके जितने भी डीडोस फायरवॉल हैं, स्कैनिंग फायरवॉल्स हैं, आप उनको यहाँ पे ऐड कर सकते हो बेसिस ऑन आईपी, ठीक है? तो इस केस में क्या होना चाहिए, एक आपका वो होना चाहिए फायरवॉल जिस पे आपकी रिक्वेस्ट जाएगी।
तो आप यहाँ पे भी अगर आप देखोगे इस लोड बैलेंसर को, तो ये भी आपको यही बताता है कि यूजर की रिक्वेस्ट जो आएगी वो एक फायरवॉल पे जाएगी, और वो फायरवॉल आपकी रिक्वेस्ट को चेक करेगा। चेकलिस्ट यहाँ पे दिख रहा है, आपकी रिक्वेस्ट को चेक करेगा, उसके बाद आप और भी लोड बैलेंसर इसके नीचे पॉइंट आउट कर सकते हो। यानी कि अपने इन्वायरमेंट में कोई भी ट्रैफिक को आप सिक्योरिटी वाला स्कैन करना चाहते हो, देखा है ना, जैसे आईआरसीटीसी या किसी भी साइट को देख लो, उसमें क्या होता है, लोग उसको हिट करते रहते हैं। अगर मैं यहाँ पे एंटर एंटर मारता रहा हूँ, तो इट काइंड ऑफ ए सिक्योरिटी अटैक, बॉट अटैक, जिसमें आप एक तो साइट को अटैक लाइक करते हो। इमेज स्कैनिंग जो होती है वो इसी हाँ, इमेज स्कैनिंग होती है, या आप एक साइट को कॉन्टिन्यूसली हिट करते रहो। मैंने एक तो वो प्रोग्राम बना दिया और उसको गेटवे मैं हिट कर रहा हूँ, या बॉट अटैक। तो वो गेटवे लोड बैलेंसर से पॉसिबल है, सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न्स, राइट? हाँ, तो मान लो आपने एक बहुत अच्छी चीज बनाई, और मैंने यहाँ पे बैठ के उस साइट को कॉन्टिन्यूसली, यानी 1 मिनट में 1 लाख बार मैंने एक्सेस कर लिया। तो वो जो 1 लाख बार मैं हिट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट तो आपके ऐप सर्वर पे जाएगी ना, और आपका ऐप सर्वर हैंग हो जाएगा। उसकी उसकी कैपेसिटी ही नहीं है 1 लाख रिक्वेस्ट को 1 मिनट में हैंडल करने की। तो इस तरह से लोग क्या करते हैं, एक साइट को हैंग करते हैं, डाउन करते हैं, ताकि उसका बिजनेस डाउन हो, उसकी वेबसाइट हैक हो जाए, उसकी वेबसाइट डाउन हो जाए, वो बिजनेस ना कर पाए। इस तरह की सिक्योरिटी को अगर आपको हैंडल करना हो, इस तरह की रिक्वेस्ट, ये भी तो रिक्वेस्ट ही हुई ना, पर मेरा इंटेंशन क्या है इस रिक्वेस्ट में, मेरा इंटेंशन ये है कि आपकी साइट को डाउन करना है। तो आप उस तरह की रिक्वेस्ट को भी बैलेंस कर सकते हो, जहां पे लग रहा है कि ये गलत ट्रैफिक आ रहा है, ये गलत इंटेंशन से आ रहा है, ये गलत विजन से आ रहा है, आप उस तरह की ट्रैफिक को भी हैंडल कर सकते हो, राइट। तो उसको हम लोग बोलेंगे, गेटवे लोड बैलेंसर का यूज करके उस तरह की ट्रैफिक को फिल्टर कर सकते हैं। बस वो करेगा क्या, आपकी आने वाली रिक्वेस्ट को डायरेक्टली सर्वर पे नहीं भेजेगा, वो रिक्वेस्ट को वो फायरवॉल पे भेजेगा, और फायरवॉल के पास एक चेकबुक होता है जो वो चेक कर लेता है कि ये जेन्युइन है या फेक है। फेक है तो वो ब्लॉक कर देगा, जेन्युइन है तो आगे बढ़ा देगा तो इन किसके दैट पास, केस वर्कर के पास। गेटवे लोड बैलेंसर पहले आएगा, उसके बाद फिर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर आएगा, राइट? हाँ, तो इसके बाद आप अपने इस प्रोग्राम में आप और भी ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर सकते हो नेक्स्ट लेवल पे, तो ये एक तरह से फिल्टर कर देगा, राइट। आप अगर आप यहाँ पे देखो, तो आपके लिए ये एक अप्लायंस है जो क्या बढ़ाता है, सिक्योरिटी। ठीक है, तो जब भी आपको अपने इन्वायरमेंट में, अब मैं कोई वेबसाइट बनाऊं और वो, सपोज करो, ऐसी वेबसाइट है जिसमें कुछ ऑर्डर कर सकते हो, बट वो कोई बैठ रहा है, मेरे को अटैक कर रहा है, मेरी साइट को 1 मिनट में 5 लाख बार एक्सेस कर रहा है, उसका इंटेंशन ऑर्डर करना नहीं है, उसका इंटेंशन है मेरी वेबसाइट डाउन हो जाए। उस केस में आप गेटवे लोड बैलेंसर का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों का यूज केस मैं आपको दूंगा। आप एक फायरवॉल भी बना सकते हो, वैसे एक एक टॉपिक है जहाँ पे हम लोग फायरवॉल बनाएंगे, एक सर्वर को फायरवॉल बनाएंगे, वो है आपका टॉपिक जिसे हम बोलेंगे वीपीएन। तो जब वीपीएन टॉपिक पढ़ेंगे ना हम लोग, तो वहां पे एक सर्वर को फायरवॉल कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे। तो आप उस तरह की चीज को करने के बाद आप गेटवे लोड बैलेंसर ये सब चीजें कर सकते हो। तो मैं आपको दोनों का यूज केस भेजूंगा, आपको बस एज इज फॉलो करके उसको एक्सपीरियंस करना है। ओके। ठीक है, ओके, थैंक तो ये आप तीनों कर लोगे आराम से। इन तीनों में सेम लॉजिक इसी का है, अंतर बस ये है कि यहाँ पे पोर्ट ऐड हो जाता है और यहाँ पे एक लेयर और ऐड हो जाता है जो सिक्योरिटी का लेयर है, बस बाकी तीनों चीजें सेम है। इन दोनों का यूज केस मैं आपको भेजूंगा, आप कर सकते हो। एक और हमारा टॉपिक आएगा जब वीपीएन पढ़ेंगे, वहां पे एक सर्वर को फायरवॉल बना सके आप देख सकते हो, तो वो भी मैं आपको, तो आप ये तीनों अच्छे से कर सकते हो। यू। ओके। ठीक है, या, थैंक यू। सर इसमें एक प्रोटोकॉल था सर, उसको प्लीज समझा दीजिए ना कैसे काम करता है गेटवे कौन के सा। लिए। जो फायरवॉल गेटवे के लिए जो प्रोटोकॉल बता रहे थे ना। हाँ, जिनेव जो प्रोटोकॉल होता है, करेक्ट। तो वो फायरवॉल प्रोटोकॉल है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको मिलेगा उस प्रोटोकॉल को देखने को, जब आप फॉरवर्डिंग करोगे, जब आप टारगेट ग्रुप बनाओगे। यस यस। ठीक है, तो ये है वो प्रोटोकॉल जिसे बोला जाता है जिनेव, जो यहाँ पे भी वो लिख रहा है। वो यहाँ पे भी अगर आप क्रिएट करोगे ना, तो वो कह रहा है कि इस तरह की ट्रैफिक
को मैनेज करने के लिए हम तो जो फायरवॉल आप लोगे वो फायरवॉल इस प्रोटोकॉल को सपोर्ट करेगा तभी ओ ये उस फायरवॉल पे ट्रैफिक भेज पाएगा। तो ये कह रहा है कि इस लोड बैलेंसर का यूज तभी होगा जब आप जो फायरवॉल यूज कर रहे हो वो इस प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। तो अगर इस प्रोटोकॉल को सपोर्ट नहीं करता है तो मैं फॉरवर्डिंग नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। यस, तो समझ आप गया। जो टारगेट ग्रुप बनाओगे उस टारगेट ग्रुप में ये जो प्रोटोकॉल देखो बाय डिफॉल्ट आ रहा है जिनेव, राइट। तो यस, आप इस जिनेव का यूज करके ये जिनेव भी क्या है एक फायरवॉल का प्रोटोकॉल है जैसे हम लोग बोलते हैं ना इनक्रिप्शन, राइट। सो यस, ये भी क्या कर रहा है इसके अंदर ना बहुत सारी रूलिंग लिखी होती है। आप एक सिस्टम को कैसे पहचानोगे कि वो हैक करने आ रहा है, कॉम्प्रोमाइज करने आ रहा है, बॉट करने आ रहा है, डीडोस करने आ रहा है। तो ये सारी जो रूलिंग है, आइडेंटिफिकेशन है, वो इस प्रोटोकॉल में लिखा हुआ होता है। और इस बहुत एडवांस प्रोटोकॉल है जिसमें सिक्योरिटी फिल्टरिंग होती है, कंडीशनल फिल्टरिंग होती है, जिससे आप पहचान लेते हो कि आपका ट्रैफिक जो आ रहा है आपके पास वो जेन्युइन है या उसका इंटेंशन कुछ और है। तो हम लोग कहते हैं ना वो आजकल कैप्चा जो मांगता है, यस, देखा है यस, ना आपने कहीं पे वेबसाइट में लॉग इन करते हो तो वो कैप्चा कहता है कैप्चा करो। कुछ वेबसाइट में आप लॉग इन करते हो तो वो इमेज पूछता है कि भैया ट्रैफिक साइन का इमेज आइडेंटिफाई करो, उसको यस, सेलेक्ट करो। ये सारी चीजें क्यों लगाई जाती हैं? ये वही जिनेव प्रोटोकॉल आइडेंटिफाई करता है कि अगर ये ह्यूमन है या ये मशीन बॉट है। बॉट का क्या मतलब होता है? मशीन के थ्रू आप किसी चीज को अनलिमिटेड एक्सेस कर रहे हो तो वो बॉट हो जाता है, राइट। तो ये यस, सारी जो रूलिंग है वो इस प्रोटोकॉल में लिखी हुई होती है। ठीक है। तो इसीलिए कहता है कि ये डिवाइस जो डिवाइस आप यूज कर रहे हो एज ए फायरवॉल उसमें ये प्रोटोकॉल होना चाहिए तो मैं उसके लिए सपोर्टेड हूँ। कौन? गेटवे लोड बैलेंसर। समझ। ठीक है। यस, सो थैंक कल यू। हम लोग थोड़ा सा और इसमें एडवांस करेंगे। तो कल हम लोग देखेंगे विच इज व्हाट। वन इज ऑटो स्केलिंग, बहुत अच्छा टॉपिक है। इन्वायरमेंट को अपग्रेड डाउनग्रेड कैसे किया जाए अपने आप, बहुत सारी चीजें मैनुअल आप करते हो, मैनुअल की चीज हट जाएगी। तो नेक्स्ट हम लोग जो करेंगे ऑटो स्केलिंग। और यहाँ पे एक और टॉपिक आएगा राउट 53 जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम लोग बोलते हैं होस्टिंग डीएनएस। ठीक है। तो ये हम लोग कल सीख जाएंगे तो उसके बाद अब मैं आप लोगों को ये बोल पाऊंगा, ठीक है, कि अब आप एक प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर सकते हो एडब्ल्यूएस में। अपना असाइनमेंट, अपना लाइव इन्वायरमेंट, अपनी लाइव चीजें आप क्रिएट कर सकते हो। और अब आप किसी को प्रोजेक्ट्स बना के, साइट बना के, इन्वायरमेंट बना के दिखा सकते हो। तो यहाँ तक L2 खत्म हो जाएगा आपका। और यहाँ से अब आप एक प्रोजेक्ट्स को बिल्ड कर सकते हो, राइट। सो अब आपको कोई काम मिलता है जिसमें आपको कोई गलती से कोई प्रोजेक्ट्स मिलता है, काम करने का मौका मिलता है, कोई लाइव इन्वायरमेंट करना है, कोई इन्वायरमेंट सेटअप करना है, आप कल के बाद ये काम कर सकते हो। तो कल आप सीख लोगे इन्वायरमेंट को कैसे अपग्रेड करते हैं। और कल आप सीख लोगे एक डोमेन डीएनएस राउटिंग, डोमेन होस्टिंग, एसएसएल, ये सारी चीजें कल आप सीख लोगे। तो कल के बाद आप एक प्रोजेक्ट्स बना सकते हो यूजिंग नेटवर्क, यूजिंग ईबीएस, यूजिंग आईएएम, यूजिंग EC2, यूजिंग एएलबी, यूजिंग ऑटो स्केलिंग, यूजिंग राउट 53। तो कल इसमें हम लोग ये देखेंगे कि एक प्रोजेक्ट्स को कैसे बनाया जाए। ठीक है। एक प्रोजेक्ट्स में ये सारी सर्विसेज यूज करके कौन सी, अब आप एक प्रोजेक्ट्स बना सकते हो जिसमें आप यूज कर सकते हो क्या, आप यूज कर सकते हो नेटवर्क यानी कि VPC, आप यूज कर सकते हो EBS, आप यूज करोगे EC2, आप यूज करोगे ELB, आप यूज करोगे DZ, आप यूज करोगे, ठीक है, आप यूज करोगे ऑटो स्केलिंग, आप यूज करोगे राउट 53। ये कितने सर्विस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 से 8 सर्विसेज के अब आप एक्सपर्ट हो गए हो।
और इनको यूज करके आप क्या कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स को बिल्ड कर सकते हो, यानी कि एक AWS में लाइव प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। और कल कल मैं एक दिखाऊंगा आपको थोड़ा सा ओवरव्यू कैसे प्रोजेक्ट्स लाइव होंगे। उसके बाद आप खुद भी बहुत सारी चीजों को मॉडिफाई करके कर सकते लेमडा ओके। हैं। ठीक फंक्शन का है, सर यूज नहीं है इसमें? क्या चीज? लेमडा फंक्शन। हाँ, तो वो हम लेयर 3 में पढ़ेंगे। ओके ठीक है, ये लेयर 2 समझने के बाद आप एक प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि कल हम खत्म हो जाएंगे। उसके बाद L3 शुरू होगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे, राइट, जिसमें हम लोग L3 लेवल पे आएंगे और बात करेंगे लैम्डा की, बात करेंगे क्लाउड फॉर्मेशन की, बात करेंगे RDS की, बात करेंगे मॉनिटरिंग कैसे की जाए एक एनवायरनमेंट की। सो क्लाउड वॉच इज वन ऑफ द टॉपिक, राइट। सो कल का टॉपिक करने के बाद हमारा कितना क्लास बचेगा, मैं वो भी आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं। तो हमारा एक सेशन होगा 28-29 को। ठीक है, 28-29 वाले सेशन में हम लोग बात करेंगे मॉनिटरिंग की, बात करेंगे डेटाबेस की, बात करेंगे क्लाउड फॉर्मेशंस की, बात करेंगे SNS की। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, उसमें जो सेशंस होंगे वो लेयर 3 के बारे में बात करेंगे, जो मैंने अभी आपको 4 चीजें बताई। और उसके बाद जो वीकेंड है, तो हमारे पास अभी के डेट में नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी, हम मोस्टली 5th को क्लोज हो जाएंगे, राइट। सो हमारा जो क्लोजर हो जाएगा वो 5th ऑफ नवंबर को हमारा सेशन क्लोज हो जाएगा, इट मींस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जो 5th वाला जो सेशन चलेगा 4th 5th में, उसमें हम बात करेंगे माइग्रेशंस की, उसमें हम बात करेंगे VPN सॉल्यूशंस की। सो उस टॉपिक में हम बात करेंगे। इसके बाद हमारा जो सेशंस होगा 28-29 वाला, उसमें हम बात करेंगे RDS की, उसमें हम बात करेंगे मॉनिटरिंग की, SNS की, नोटिफिकेशंस कैसे भेजेंगे। तो डोंट वरी, अभी कहने को बहुत कुछ है, बट मैं आपको जस्ट थोड़ा सा हेड्स अप दे रहा हूँ कि हम लोग इस रिदम में चलेंगे। एक चीज पूछना था, जो आपने सर्वर हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन कराया था उसमें टेम्पलेट भी बताया था कि शायद आपने, जैसे टेम्पलेट बनाने के बाद इमेज बनाते हैं पूरा, हाँ। वो तो कराया था टेम क्या आपने? हाँ, तो टेम्पलेट मैं आपको बताऊंगा जब ऑटो स्केलिंग जब हम पढ़ेंगे ना, तो अच्छा। इसमें एक सेक्शन आएगा जिसमें टेम्पलेट बनेगा। हम्म। तो वो आप देख सकते हो टेम्पलेटिंग वहां पे। ओके। क्योंकि कुछ ओके। चीजें मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि वो चीजें किसी और सर्विस में यूज होगी, तो आप ओवरऑल कवर्ड हो जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। हम्म। ठीक है, ठीक तो है। ऑटो ओके। स्केलिंग जब हम करेंगे तो उसमें भी एक टेम्पलेट बनता है, वो टेम्पलेट ही वो टेम्पलेट होता है, तो आप वो टेम्पलेट यहाँ पे समझ जाओगे। ओके। ठीक है, ओके। तो यस। ओके, मेरा एक थैंक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि एक वेबसाइट आप फ्री में खरीद सकते हो। ठीक है, एक वेबसाइट आप फ्री में खरीद लो, और एक वेबसाइट अपने पास आप रख लो, राइट। तो आपको जो कल मैं कराऊंगा या फ्यूचर में आप जो करोगे, वो उसके लिए आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए, राइट। तो एक फ्रीवेयर वेबसाइट आप अपने पास खरीद लो, 50-100 रुपए में मिलती है। तो प्री प्रोसेस क्या रिक्विजिट, खरीदने का? थोड़ा सा एक बार गाइड कर दीजिए प्रोसेस। हाँ, एक डोमेन खरीद लो आप। कल की डेट में आप कोई प्रोजेक्ट्स बनाओगे, राउटिंग करोगे, DNS से रिलेटेड चीज करोगे, तो एक डोमेन खरीद लो। कहाँ से, ठीक है, गोडरेडी से? हाँ, मैं आपको साइट लिंक भी भेज दूंगा। ठीक है, हाँ, वो व्हाट्सएप चीज थोड़ा पे, सा हाँ, प्रोसेस ग्रुप बता पे ही सर दीजिए। भेज ये दूंगा। कितने दिन के लिए वैलिड रहेगा जो पैसे वो एक लगेंगे? साल के लिए वैलिड रहता है। तो 50-100 रुपए खर्च करने में कोई बुराई नहीं है, एक साल के लिए आपके साथ रो रहेगा। आप उसमें हम्म। अनलिमिटेड चीजें R&D सेटअप कर सकते हो, सीख सकते हो, बिल्ड कर सकते हो, क्रिएट। तो ये सारी चीजें, एक डोमेन खरीद लो, मैं लिंक उसका ना भेज दूंगा। आप वहां से बाई कर लेना डोमेन। ठीक है, जो भी आपको हम्म। लगता है, जिस मतलब का भी फ्री वे, जो कम से ठीक। कम पैसे में आए। ठीक। ठीक है, तो मैं आपको वो लिंक भेज दूंगा, आप उस लिंक को यूज करो। मेरे हिसाब से मैंने बिग रॉक से खरीदा हुआ है। तो बिग रॉक में मैं आपको अभी दे ही देता हूँ। मैंने ये डोमेन खरीदा हुआ है बिग रॉक से, AWS लर्निंग टू, ये वाला। ठीक है, तो
मैं ये लिंक भेज दूंगा अभी थोड़ी देर में। आप मैंने ये डोमेन खरीदा हुआ है, आप इस तरह का डोमेन खरीद सकते हो। मैंने ये खरीदा है ऑनलाइन, ये मैंने 50 या 100 रुपए के करीबन खरीदा होगा। तो आप ऐसा डोमेन कोई खरीद लो, ऐसा कोई नाम का, तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हो, राइट, बाई करके समथिंग, और आप एक डोमेन खरीद लेना और अपने पास रख लेना। ठीक है, तो बिग रॉक से ही रख लेना। ठीक है, साइन आउट, यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे लॉगिन वाला पेज देखो। एक साइट में देखो कितने पेज होते हैं। अब ये साइट स्लैश लॉगिन मतलब ये क्या है, कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन एक कंडीशन है, तो यहाँ पे सिर्फ बिग रॉक डाल दो। ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पे फाइंड योर परफेक्ट डोमेन, सो जैसे पुष्कर डाल दो, यहाँ पे सर्च कर लो। ठीक है, वो बताएगा भाई पुष्कर से रिलेटेड मुझे कितने डोमेन मिल रहे हैं, तो नीचे दिखाएगा किस डोमेन की कितनी कॉस्टिंग है। अब जैसे पुष्कर डॉट स्टोर एक वेबसाइट है, ये 189 में आपको दे रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप कोई ऐसे नाम से सर्च कर लो जो आपको सस्ते से सस्ता दे। ठीक है, समझ गया ना। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे ये वाला लिंक है, इस लिंक को आप यूज कर सकते हो। सर इस वाले पे हम लोग माइग्रेशन सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं, माइग्रेशन अपग्रेड। माइग्रेशन नहीं, डोमेन से रिलेटेड प्रैक्टिस कर सकते हो। डोमेन राउट 53 डोमेन से रिलेटेड, होस्टिंग से रिलेटेड। ओके। तो ये कितनी देर में एक्टिव हो जाता है? इंस्टेंटली हो जाता है ये। ओके। तो सर ठीक है, माइग्रेशन वगैरह तो सर इस पे किस पे कर पाएंगे सर प्रैक्टिस? माइग्रेशन अलग चीज है, उसको अभी मत बात करो, वो तो हम करेंगे। माइग्रेशन में ये है कि हम आपका सर्वर कोई आपके डेटा सेंटर में चल रहा है, उसको एडब्ल्यूएस में ले जाना है, कैसे ले जाओगे। आपका कोई अपना लाइसेंस चल रहा है, अपना एप्लीकेशन चल रहा है, अपना ओएस चल रहा है, उसको एडब्ल्यूएस में यूज करना है, कैसे करोगे, दैट इज द माइग्रेशन। सर क्लाउड टू क्लाउड भी सर माइग्रेशन होता है, जैसे AWS गूगल क्लाउड में या फिर एज़्योर में? हाँ होता है, बट आप उस केस में आपके पास इमेज होना चाहिए, राइट, तो वो आप इमेज कर सकते हो। वो एपीआई एक्सपोज करता है जिसमें आप अपनी इमेज को ट्रांसफर कर सकते हो। तो आज के डेट में बहुत सारी चीजें हैं जो आप माइग्रेशन टूल को यूज करके कर सकते हो, वो होता है, राइट। तो उस यस। केस में आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोडिंग कर सकते हो। आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड, तो वो डेवऑप्स इंजीनियरिंग में आता है, जिसमें आप क्लाउड टू क्लाउड इन्वायरमेंट को माइग्रेट कर सकते हो। सो फिर से फॉर एग्जांपल आप एडब्ल्यूएस में चल रहे हो, सेम सेट आपको एज्योर में चाहिए, तो कैसे होगा, वो सारी चीजें वहां पे दिखती हैं। ठीक ओके है, सर, थैंक यू सर। ओके, चलो।